हेलो हेलो माइक चेक चेक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, कैसे है सभी? क्या हालचाल? चलो भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हम बढ़िया मस्त मजे में। हाँ, आज बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, है ना? तो जिनको फिजिक्स पढ़ना है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी बायोलॉजी का इंतजार कर सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास आज नहीं होगी, बायोलॉजी क्लास अब मंडे को होगी। आज पार्सल नहीं है, तो अभी इस टाइम मैं क्लास ले रहा हूं। तो अभी हमारी क्लास 2 से मतलब यार टॉपिक जब तक खत्म होगा 3:30 बजे तक, 3:30-4 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। उसके बाद में हम लोग फिजिक्स की क्लास अब नहीं करेंगे, मतलब फिजिक्स की क्लास अभी हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को जो टाइम रहेगा वो आप रिवीजन कर सकते हो, और इसके अलावा कल टेस्ट की तैयारी भी आप कर सकते हो। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट नहीं ना, कल उड़ान बैच वालों का है। कोई बात नहीं, कल आप लोग मतलब अभी जो दूसरी चीज है वो भी रिवाइज कर सकते हो। चलो भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ, चलिए। हाँ भाई, हाँ, बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी आज। चलो, तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी आज। पहले फिजिक्स की क्लास हो रही है, इसके बाद जो रेगुलर टाइम होता है उस पर आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, है ना? बायो की क्लास नहीं होगी आज आपकी। ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट और रुक जाते हैं क्योंकि अभी 2-3 और आएंगे। हाँ, चलो, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमें क्या पढ़ना है ना? आज की क्लास में हमें ध्रुवण पढ़ना है ना। तो एक ही टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ध्रुवण, और इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करना होंगे। तो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है ध्रुवण, है ना? इस पे बस एक आधा फॉर्मूला होते, 1-2 फॉर्मूला होते, वो हम पढ़ेंगे। चलो, हाँ, अभी फिजिक्स की क्लास होगी। देखो आ गए ना 2-3 और। अभी फिजिक्स की क्लास हो रही है, आज आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, ठीक है? हाँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा और मंडे से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। और कुछ सवाल किसी को? ठीक है सर, आपका क्लास शुरू होते ही रूम में भूकंप आ जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। भूकंप, बाढ़, सारी आपदाएं मेरी क्लास में ही आएंगी तुम्हें। चलो भाई, तो करते क्लास की शुरुआत। हाँ, ये वाली क्लास जो हम लोग व्हाइट स्लाइड में पढ़ने वाले, क्योंकि इसमें एक्चुअल में एनिमेशंस काफी ज्यादा है। तो एनिमेशंस आपको समझने के लिए, मतलब इसी के अंदर ही, स्लाइड के अंदर ही एनिमेशन रहेंगे, तो वो ब्लैक स्लाइड पर नहीं हो पाते। चल, तो करते क्लास की शुरुआत। ध्रुवण क्या होता है? तो सबसे पहले ध्रुवण या पोलराइजेशन किसे कहते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास जो प्रकाश किरण है उसमें ध्रुवण होता है, और प्रकाश किरण कैसी होती है, कैसी होती है। तो सर यह जो होती है वो एक तरंग होती है। बिल्कुल सही बात। यह तरंग वाली बात हाइगन भैया ने बताई थी, और तरंग पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो तरंग होती है ना, तो तरंग में हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग में कि सर ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का मिलन होता है। हमें पता है कि सर एक तल में विद्युत क्षेत्र नाच रहा है, यहां पर ऐसा विद्युत क्षेत्र नाच रहा है, और इधर चुंबकीय क्षेत्र नाच रहा है। ये दोनों साथ में ऐसे 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 नाच रहे हैं, तो वह मिलकर क्या बनाते हैं? वह मिलकर एक्चुअल में, है ना, यहाँ पर ये विद्युत तरंग है, ये चुंबकीय तरंग है, ये दोनों मिलकर साथ में ऐसे नाच रहे, और ऐसे नाचते 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 क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग मिलकर हमारे लिए एक प्रकाश किरण बनाती है। अब इसमें एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है,
कि विद्युत क्षेत्र केवल इधर है, चुंबकीय क्षेत्र केवल इधर है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, फिर थोड़ा विद्युत क्षेत्र इधर भी किसी कोण पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसी और कोण पे होगा, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, विद्युत क्षेत्र, मतलब ऐसा है कुल मिलाकर कि जो प्रकाश आपके सामने आ रहा है उसमें केवल एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र या एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, उसमें बहुत सारे हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कुछ तरंग ऐसी आ रही है आपके पास, उसके साथ में एक ऐसी आ रही है, उसके साथ में एक ऐसी आ रही है, फिर एक ऐसी आ रही है। तो हर जगह हर एक कोण पे विद्युत क्षेत्र होगा और उनके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होगा और एक ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र होंगे और बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र होंगे। तो ये नॉर्मल प्रकाश जो होता है उसमें इस प्रकार की कुछ कहानी होती है। अब यह जो प्रकाश होता है इसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी तरकीब हो जिससे हम यह जो बहुत सारे विद्युत क्षेत्र आ रहे थे, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र थे एक तरंग में, एक प्रकाश किरण में, तो उसमें से कुछ ऐसा बचे कि केवल एक ही विद्युत क्षेत्र और एक ही चुंबकीय क्षेत्र बच जाए, तो वह जिस प्रक्रिया द्वारा हम कर सकते उसको ही हम ध्रुवण कहते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, हम ध्रुवण कहते हैं। तो ये जो ध्रुवण वाली बात है ये आपको बेसिकली पोलराइजेशन वाली बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पोलराइजेशन वगैरह की बातें बहुत सारी काम आती है। और बेसिकली ये अभी तो हम इसका फिजिक्स का यूज देखेंगे, लेकिन आपको इसमें केमिस्ट्री का भी यूज वगैरह कामेश सर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी बातें। चलिए, तो ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण की घटना यह सुनिश्चित करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होता है कि हाँ, आइसोमेरिज्म में, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर यह जो कायरल कार्बन वगैरह आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, तो वह एक्चुअल में या पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड वाली बातें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो यह वही वाली बात है कि अभी वाला टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों का हुआ नहीं होगा ना ऑर्गेनिक में, तो अभी आने वाले समय में वो पढ़ोगे आप, तो वहां पर भी इस चीज का उपयोग होगा, पढ़ा दिया है। चलो ठीक है, हाँ पढ़ लिया है। तो कायरल कार्बन वगैरह सब कुछ समझता है आपको, हो गया है, हाँ ठीक है। तो वही वाली बात है, जो वहां पर जो ध्रुवित हो रहे थे, है ना, वहां पर जो ध्रुवित क्रिस्टल वगैरह थे, तो उनका उपयोग भी हम कुछ यहां पर भी करेंगे और ये वाली बातें उनसे भी रिलेटेड होती है। लेकिन अभी तो हमें इसका बेसिक फिजिक्स समझना है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग। अगर अनुप्रस्थ तरंग होती है तो ही उसमें ध्रुवण होता है। तरंग दो प्रकार की हो सकती है, एक अनुप्रस्थ हो सकती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब क्या होता है कि तरंग जिस दिशा में गति कर रही है उसके कारण उसके लंबवत दिशा में उछल कूद मचा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर तरंग इस दिशा में गति कर रही है तो उसके कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो कैसी तरंग होती है? वह हमारे लिए अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब कि जिस दिशा में गति हो रही है तरंग की उसी दिशा में कण कंपन कर रहे हैं। जैसे साउंड कौन सा होता है? अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड किस प्रकार की तरंग है? तो सर अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, लाइट जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ध्रुवण से हमें यह समझ में आया, कि सर हमारे पास जो लाइट है वो तरंग तो थी, लेकिन कौन सी तरंग है वो ध्रुवण से पता चला। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सी बात है कि प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये कैसे पता चला कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है? हमें पता है सर C बराबर होता है E/B। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने आपको पढ़ा था तभी वाली बात मैंने बताई थी आपको कि C बराबर होता है E/B। तो E की वैल्यू जो होती है वो बहुत बड़ी होगी B से, क्योंकि C है और ये क्या है? C/1 लिख सकता हूं इसे, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ये क्या लिखा जा सकता है? C/1। तो C/1 लिखा जा सकता है। तो ये C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है और 1 है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र 1 गुना है तो विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁸ गुना है, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, क्या होगा? तो यहां पर यह बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कौन बहुत ज्यादा बड़ा होता है? विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसलिए अब आगे चल के मैं जब भी बात करूंगा
कि मैं बोलूंगा अनुप्रस्थ तरंगे या मैं बात करूंगा प्रकाश किरण, तो मैं उसमें बेसिकली बात विद्युत क्षेत्र की ही करूंगा। मैं चुंबकीय क्षेत्र की बहुत कम बात करूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बहुत ज्यादा होता है तो विद्युत क्षेत्र पर ही हम सारी चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा यार, बैच 1 में मोहम्मद नवाज को कोई बता दो कि क्लास चल रही है और आवाज भी ठीक आ रही है, वरना हो सकता है कि इसकी आज आखिरी क्लास हो। पढ़ने तो आया था बायो, लेकिन हो सकता है कि आज के बाद यह फिजिक्स बायो केमिस्ट्री कुछ ना पढ़ पाए। हाँ, तो इसको एक बार कोई कमेंट कर दो, क्योंकि मेरी आवाज तो इस तक पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, ये सब कुछ लिखना है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इसके अलावा ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसमें से भी रीड कर सकते हो। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने हिसाब से लिख सकते हो। चलिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः हम सामान्यतः प्रकाश को विद्युत क्षेत्र दोलनों के रूप में ही व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? हम इसे मानते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र का दोलन ही होता है। अब दो प्रकार से प्रकाश हो सकता है, एक अध्रुवित हो सकता है ना, ये जो होगा यह ध्रुवित प्रकाश है। यहां पर ये जो प्रकाश आ रहा है ये ध्रुवित हो गया, क्योंकि देखो केवल एक ही विद्युत क्षेत्र और एक ही चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम इसे परिभाषित कैसे करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। अध्रुवित को परिभाषित करेंगे वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र दोलन सम्मित रूप से उपस्थित होता है, वह हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब यह क्या होगा कि अगर मान के चलो लाइट जो है इस तरफ आ रही है, लाइट जो है वो इस तरफ आ रही है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हर दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र ऐसे भी होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे भी होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे भी होगा, विद्युत क्षेत्र किसी और कोण पे भी होगा। अभी जो मैंने बात बताई, विद्युत क्षेत्र ऐसे भी होगा, हर कोण पर विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा। तो यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वह विद्युत क्षेत्र जो है वह हर दिशा में होगा ही होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी हर दिशा में इसके लंबवत होगा, यह अध्रुवित होगा। लेकिन जब ध्रुवित हो जाएगा, एक बार इसमें आगे की कोई लाइन लास्ट बता देता हूं कि दोलनों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ये नॉर्मल सी बात है जो हम जैसे चीजों के घटक लेते हैं। तो यहां पर यह क्या हो गया, वह जो था मैंने तो बताया वह अध्रुवित था। अध्रुवित में क्या होगा सर, यहां पर इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा, ये तल के लंबवत भी विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे और तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा, हर दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यह विद्युत क्षेत्र जो है वह केवल एक ही दिशा में बचे, तो वह मेरे लिए यह ऐसा बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, यह ध्रुवित प्रकाश बनेगा। यह अध्रुवित था, अब यह जो बचेगा देखना ध्यान से ना, यह ध्रुवित प्रकाश है। ध्रुवित प्रकाश मतलब कि क्या होगा कि केवल एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तरंग ऐसी गति कर रही है और विद्युत क्षेत्र केवल ऐसे 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 गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऐसे 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 गति कर रहा है। ठीक है, तो यह हमारे पास विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसमें अगर हम चाहे तो, अब एनिमेशन से तो नहीं बताएंगे हमेशा, तो हम कैसे चिन्हित करेंगे, हम यहां पर जो लाइट है उसको ऐसे चिन्हित करेंगे, यह हमारे लिए अध्रुवित प्रकाश है। कैसे, देखो ध्यान से क्या बता रहा है ये डायग्राम। ये बता रहा है लाइट इस दिशा में गति कर रही है और इसके लंबवत ये जो एरो है यह विद्युत क्षेत्र को चिन्हित कर रहे हैं। किसको चिन्हित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को चिन्हित कर रहे हैं कि यहां पर लाइट जो है वो इधर, विद्युत क्षेत्र इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर एक दिशा में है। तो यह क्या होगा, यह अध्रुवित प्रकाश होगा। इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोलनों में भी तोड़ सकते हैं कि यहां पर जैसे अगर मैं इसको मैं सामने से देखूंगा तो सामने से तो मुझे केवल एक यह दिखाई देगा और एक तल के लंबवत दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझो ना यार कि यह ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था। लेकिन आप साइड से देखोगे तो साइड से क्या दिखाई देगा सर, या तो ऐसे दिखाई देंगे या ऐसे दिखाई देंगे, साइड से अंदर जाते हुए एरो दिखाई देंगे, इधर जाते हुए एरो दिखाई देंगे, इधर जाते हुए एरो दिखाई देंगे। तो हमने क्या किया, जितने थे इनको दो घटकों में तोड़ दिया, या तो ये तल के लंबवत अंदर की तरफ है या ऊपर की तरफ है। ठीक है, वैसे इनके घटक का कुछ यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बस हमने बता दिया कि हमने इसका दो घटकों में तोड़ा, एक क्षैतिज में दोलन हो रहा है, ऊर्ध्वाधर में दोलन हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोलन तो जो है वो ये घटक है, लेकिन एक्चुअल दोलन तो हर दिशा में हो रहा है। यह अध्रुवित प्रकाश को चिन्हित करने का तरीका होता है, ये ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास ध्रुवित प्रकाश होता है। ध्रुवित प्रकाश, तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश जिसमें दोलन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत एक ही रेखा में होता है, एक ही रेखा में होता है।
मतलब कि जिस दिशा में गति हो रही है उसमें उसके लंबवत एक ही रेखा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है, या समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो इसको चिन्हित कैसे करेंगे? इसको चिन्हित करेंगे हम ऐसे, देखो ये लाइट गई है ना, ये सब क्या चल रहा है, पोलराइड का खेल अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चिन्हित कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, कैसे हो रहा है? अध्रुवित। देखो लाइट आ रही है, हर एक दिशा में मैंने विद्युत क्षेत्र बताया, इसमें से गुजरा, अब केवल एक ही दिशा में, केवल लाइट इस दिशा में और एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र बचा, हो सकता है इसी दिशा में, हो सकता है ऐसे, मतलब इसके तल के लंबवत की ना कहीं मेरे पास विद्युत क्षेत्र बचेगा। वो किस दिशा में बचेगा वो भी हम पता करेंगे अभी। तो यह जो होगा वह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब ध्रुवण हम कैसे कर सकते हैं ना, तो ध्रुवण करने के लिए हमारे लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। तो ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में दोलन होता है उस तल को हम कंपन तल कहते हैं। क्या हो रहा है सर? कंपन तल। देखो यहां पर ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, तो यहां से जो अध्रुवित था ये किसी पोलराइड में से या ध्रुवक में से निकलेगी, पोलराइड का तो भी हम पढ़ेंगे, उसमें से लाइट निकलेगी, तो ये एक ही दिशा में मेरे पास कंपन बचेगा, एक ही दिशा में मेरे पास कंपन बचेगा। तो यह क्या कहलाता है? यह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, और जिस दिशा में कंपन हो रहा है वह कंपन तल कहलाएगा। सब थ्योरेटिकल बातें इसमें। कंपन तल के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं। मतलब क्या हो गया सर? कि यहां पर जिस दिशा में ध्रुवित प्रकाश के तल में ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में दोलन होता है उसको हम कंपन तल कह रहे, और उसके लंबवत जो होगा वो ध्रुवण तल कहला जाएगा। मतलब यहां पर ये कंपन हो रहा है, ये कंपन तल होगा, और इसके लंबवत जो तल होगा, इसके लंबवत जो तल होगा उसे हम ध्रुवण तल कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवण तल कहेंगे ना। लास्ट बार है ना, आगे बढ़ने से पहले आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, तुम सब जो फर्जी बच्चे यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने कम फीस देकर उनको लगा कि मैं कोर्स खरीद लेता हूं तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों को दिसंबर आ चुका है, हमारा मई से कोर्स चल रहा है, अब जून से कोर्स चल रहा है। अगर अभी भी अक्कल ठिकाने नहीं आई है तो मेरी क्लास से चले जा। मेरे को ऐसे एक भी बच्चे को पढ़ाने में मतलब नहीं है, एक भी बच्चे में, तू बायो पढ़ भाई, तू बायो पढ़, तू घंघोर बायोलॉजी बायो में डूब जा तू, है ना, तुम बायो पढ़ो, वही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरी क्लास में आने की किसी को कतई जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि तुम यहां पर आकर वैसे भी तो अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। मैं तो सीधा बोलता हूं भाई कि अगर तुझे नहीं आ रहा तो तुम मत पढ़ना, क्योंकि मैं जितना बेसिक लेवल पे जाके, जितना जीरो लेवल पे जाके सारी चीजें समझा सकता हूं, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में और कोई कर पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पूरा इंटरेस्ट जगाया है, मैं पूरे इंटरेस्ट से पढ़ाता हूं, मैं अपना कर्तव्य में बिल्कुल ईमानदार हूं, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं सर हमको तो करना ही नहीं है। एक मुहावरा सुना होगा तुमने कि अगर मान के चलो एक आदमी कितनी भी अच्छी बीन बजाता हो, लेकिन अगर वो भैंस के आगे बीन बजाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि एक आदमी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो कुत्ते की दुम को कभी सीधी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप होशियार हो तो होशियार को इशारा काफी है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी दुम सीधी कर सकते हो, वरना मेरे में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं कुत्ते की दुम को सीधी कर सकूं, सीधी बात, ठीक है। तो ईमानदारी से एकदम शांत तरीके से, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, है ना। मुझे पता है तुझे गणित नहीं आता, तुझे प्लस माइनस भी नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूं, बायो जैसा ही पढ़ा रहा हूं मैं, ये है ना, ये बायो जैसा ही पढ़ा रहा हूं, चिंता मत कर। ऐसा ही होगा आज की क्लास में, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसमें से लाइट जा रही है, ऐसा ऐसा होगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो यह जो बातें बता रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से सुनो, है ना, वरना अपनी बैंगन जैसी शक्ल लेकर जा सकते हो। वैसे भी आजकल मार्केट में अभी तो सर्दी के दिन चल रहे, तो बैंगन बहुत बिक रहे हैं और बैंगन का भरता भी बहुत लोग खा रहे हैं, तो तुम तो थोड़ा बच के ही रहना। चलो, प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टल, है ना, अब ये ध्रुवण तो होगा, लेकिन ध्रुवण कैसे कर सकते हैं, है ना, ध्रुवण कैसे कर सकते हैं सर? आपका मतलब हम नहीं, हरिओम बेटा, ये तो आप समझ रहे हो ऐसी बात, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, है ना, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, मैंने तो एक मुहावरा बोला कि कुत्ते की दुम को अगर पाइप में रखा जाए तो वह पाइप निकालने के बाद सीधी नहीं होती है। ये एक सत्य कथन है। अब आप इसको अपने ऊपर कैसे ले रहे हो वो आपकी मर्जी। देखो भाई, है ना, अब ऐसा थोड़ी ना, अब अगर मान के चलो कि कहीं पर रास्ते पे लिखा हुआ है, कहीं पर रास्ते पे लिखा हुआ है कि भैया, है ना, कृपया यहां ना थूके, कृपया यहां पेशाब ना करे, तो मतलब कि तुम्हारे मन में था,
तुमने उसे पढ़ा तो तुम्हें लग रहा है ये तुम्हें ही बोला जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये सब बातें नहीं थी तो वो तुम्हें नहीं बोला जा रहा था। सीधी बात है ये। देखो भैया, तो प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टलों जैसे टॉर्मलिन या पोलरॉइड से गुजार कर ध्रुवित किया जा सकता है ना। देखो क्या होता है, ये पतली पतली सी फिल्म होती है, पतली पतली सी फिल्म मतलब जैसे अगर आप में से कुछ लोगों ने ये देखा हो, एक्सरे वगैरह जिस पे लिया जाता है वो भी क्या एक शीट होती है, पतली सी शीट होती है। एक्सरे वगैरह कभी आप लोगों ने देखा, या पुराने जमाने में जो कैमरे आते थे, कैमरे का जो रोल आता था वो भी क्या एक पतली सी फिल्म है। तो ये इसी प्रकार की एक फिल्म होती है जिससे अगर लाइट गुजरेगी तो लाइट जो है वो लाइट जो है वो ध्रुवित हो जाएगी, पोलराइज्ड बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है, तो वह उसी प्रकार की, भले ये मैं गोल बता रहा हूं लेकिन उसी प्रकार की कुछ फिल्म यहां पे हमने बीच में लगा दी है। ठीक है, ब्लैक फिल्म टाइप। अगर आप चाहो तो उसमें मैं आपको कुछ और बढ़िया से दिखा सकता हूं। देखो ये जैसे ये भैया कर रहे है ना, यहाँ पर ये पतली पतली फिल्म ही, अभी क्या कर रहे हैं 2-3 फिल्म लेकर क्या क्या समझाना चाह रहे हो बात बताऊंगा आपको, लेकिन ये क्या है, पतली से पतला सा एक फिल्म बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो यह कब ध्रुवित हो जाएगा, कब अध्रुवित हो जाएगा, कब इसमें से लाइट जाएगी, कब नहीं जाएगी, वो सब कुछ हमें समझना है। तो इसी प्रकार की अगर आप एक पतली सी फिल्म लेकर आप यहां पर ध्रुवित प्रकाश के सामने रख दो, और वो किसकी बनी हुई होनी चाहिए, वो टॉर्मलिन की बनी हुई होना चाहिए, है ना। टॉर्मलिन या पोलरॉइड मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, है ना। जैसे क्यूनिन आइडोसल्फेट भी एक मटेरियल होता है। तो यह सब मटेरियल अगर रखे जाए तो वहां से जो लाइट गुजरेगी वो ध्रुवित कहलाएगी। अब ये पोलरॉइड की परिभाषा क्या है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल युक्ति है, सबसे आसान तरीका ही है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ रखकर ही हम ध्रुवित कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे प्रकाश का ध्रुवण होता है, उनमें से ये एक तरीका है। यह प्रकाश के निश्चित अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित होता है। निश्चित अवशोषण मतलब क्या हुआ कि प्रकाश हर जगह का अवशोषित नहीं करेगा, एक फिक्स्ड जगह का ही प्रकाश अवशोषित कर लेगा, बाकी सब जगह का जाने देगा यह। तो यहां पर अवशोषण के सिद्धांत पर आधारित होता है एवं टॉर्मलिन क्रिस्टल से अधिक प्रभावी होता है ना। मतलब कि यह एक्चुअल में पोलरॉइड जो होगा वह टॉर्मलिन क्रिस्टल भी हो सकता है, पोलरॉइड भी यूज करते हैं। टॉर्मलिन क्रिस्टल से अधिक प्रभावी यह शीट होती है जो पोलरॉइड कहलाती है। यह क्यूनिन आइडोसल्फेट से सल्फेट के बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल की एक पतली फिल्म होती है। किसकी शीट है ये क्यूनिन आइडोसल्फेट की बनी होती है। इन क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष समांतर होते हैं, है ना। अब इन क्रिस्टलों के प्रकाशिक अक्ष समांतर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक फिल्म बनी है तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से क्रिस्टल होंगे, मतलब कुछ कुछ परमाणुओं का जो ग्रुप होगा उनको एक हम क्रिस्टल बोल देते हैं। तो वो सब जो होंगे वो सब एक ही दिशा में, या उनका प्रकाशिकीय अक्ष एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, इससे जब लाइट गुजरती है तो जिस दिशा में उनका प्रकाशिकीय अक्ष है उसी दिशा की विद्युत क्षेत्र आगे बढ़ता है, बाकी सब उसके अंदर अवशोषित हो जाते हैं, जैसे देखो यहां से क्या होगा, यहां से लाइट निकली, यहां से अध्रुवित प्रकाश था, यह ध्रुवक में से गुजरी या पोलरॉइड में से गुजरी, और वहां से गुजरने के बाद में केवल इसी ही दिशा में निर्गत विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में बचा और यह आगे बढ़ गया। ठीक है, जैसे इसको आप चाहो तो इस एनिमेशन से भी समझ सकते हो कि ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। यहां पर हमने एक पोलरॉइड रखा हुआ है, पोलराइजिंग फिल्टर रखा हुआ है। तो यह वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में ही केवल लाइट को ध्रुवित कर भेज रहा है, बाकी अध्रुवित यहां से ध्रुवित बाहर आएगी। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है ना। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो मैं एक ही जैसी दो फिल्म ले लूं, मतलब मैंने दो पोलरॉइड मटेरियल ले लिए, दो पोलरॉइड मटेरियल ले लिए, एक ही जैसी दो फिल्म ले ली। तो अब एक फिल्म रखी हुई थी, उसके पीछे मैंने एक और फिल्म रख दी, है ना। तो अब क्या होगा इससे, देखो अब ऐसा होगा कि सर मान के चलो ये पहली वाली पन्नी थी, ये पहली वाली फिल्म थी, इसमें से विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में कूदते हुए आगे बढ़ रहा था। अब आपने उसके पीछे एक और दूसरी रख दी, तो दूसरी वाली भी अगर उसके समांतर ही रखी हुई है, मतलब इसका प्रकाशीय अक्ष और पहली वाली का प्रकाशीय अक्ष दोनों एक जैसा ही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइट कुछ ऐसी जा रही थी,
इसका प्रकाशिकीय अक्ष भी ऐसा है, तो इसमें से भी विद्युत क्षेत्र ऐसा का ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए पहली वाली ऐसी रखी हुई है और दूसरी वाली ऐसे रख दी, मतलब इसके लंबवत रख दी, तो क्या होगा सर, यहां से लाइट निकलेगी, लेकिन इसका प्रकाशिकीय अक्ष इस दिशा में था, दूसरी वाले का प्रकाशिकीय अक्ष इस दिशा में। प्रकाशिकीय अक्ष इस दिशा में होने का मतलब क्या होगा कि केवल इधर वाली ही विद्युत क्षेत्र को जाने देगा, और ये वाला जो आगे वाला था वो केवल इधर वाले विद्युत क्षेत्र को जाने दे रहा था। तो इसने तो इधर बाकी सब अवशोषित कर लिया, इधर वाला विद्युत क्षेत्र आगे बढ़ा, इसके पास गया, इसने बोला नहीं मैं तो इधर वाले को जाने दूंगा, बोले मेरे पास तो ये है ही नहीं, तो ये इसको भी अवशोषित कर लेगा और इसको भी रोक देगा, मतलब आगे कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। अगर दोनों को समांतर रख दिया तो जो इसमें से निकला था वो भी इसमें से निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों को ऐसा कर दिया तो सर इसमें से निकल जाएगा, इसमें से फिर कुछ भी नहीं निकल पाएगा आगे। दोनों को किसी कोण पे रखा तो कुछ प्रकाश बाहर निकल पाएगा, वो अभी हम मेलस के नियम से समझेंगे, कितना प्रकाश है, कितनी तीव्रता का प्रकाश निकलेगा। तो अब इनमें कहने वाली बात यह है कि लाइट या अध्रुवित लाइट, देखिए दोनों है एक ही मटेरियल की बनी हुई है, जैसे एक मिनट में कुछ शीट वीट से आपको समझाता हूं। देखो मान के चलो ये शीट है ना, तो मैंने क्या किया, इसी में से कुछ शीट फाड़ दी। ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत सारा, मान के चलो मेरे पास बहुत सारा पोलराइड मटेरियल था। अब इसमें से मैंने ये दो टुकड़े कर लिए। अब इसको मैंने एक दूसरे से, देखो हो सकता है चिपका के भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार इसके बीच में अगर मैं चिपका के भी रख दूं तो भी इतनी जगह है कि लाइट इधर से इधर को, मतलब लाइट की वेवलेंथ क्या बोलते हो नैनोमीटर में, इतना कितना चिपका के रख दूंगा मैं। लेकिन ये मान के चलो ये दोनों थोड़ा सा दूर ऐसा मैंने समझा। ठीक है, इधर से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश जब पहली बार जिस पोलराइड मटेरियल में से गुजरेगा, अध्रुवित प्रकाश जब पहली बार जिस पोलराइड मटेरियल में से गुजरेगा, है ना, उस पोलराइड मटेरियल को हम ध्रुवक या पोलराइजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बार लाइट इससे गुजर गई, अब ये भी इसी का हिस्सा है, इसी से मिलकर बना है, लेकिन या इसी का टुकड़ा है, लेकिन अब इसमें से जो लाइट गुजरेगी वो ऑलरेडी ध्रुवित हो चुकी है, तो इसको हम एनालाइजर नाम देते हैं, ठीक है, मतलब कि लाइट यहां से अध्रुवित प्रकाश है, जिसमें से पहली बार गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, वो ध्रुवक कहलाएगा। ठीक है सर, दूसरी बार जिसमें से पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एनालाइजर कहेंगे। उल्टा कर दो सर, लाइट इधर से आ जाए, इधर से अध्रुवित आ जाए, तो इसके पास पहली बार आएगी, तो अब ये मेरा ध्रुवक हो जाएगा और ये मेरा एनालाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो दो शीट, मतलब दूसरी वाली शीट क्या है, एनालाइज कर रही है एक्चुअल में कि वहां पर प्रकाश का ध्रुवण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट जब अध्रुवित प्रकाश जिस पोलराइड से सबसे पहली बार निकलता है उसे हम ध्रुवक कहते हैं। फिर यह ध्रुवित हो चुका है, अब ये दूसरी बार जिस पोलराइड, ये भी पोलराइड एक ही शीट है दोनों, लेकिन दूसरी बार जिसमें से गुजरेगा वह विश्लेषक कहलाएगा या एनालाइजर कहलाएगा। और उसके बाद में अगर दोनों के प्रकाश के अक्ष समांतर है तो ये जैसा ध्रुवित प्रकाश था वैसा का वैसा ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या परिभाषा है, पोलराइड केवल उन दोलनों को निर्गत करता है जो संचरण दिशा के समांतर होता है, संचरण की दिशा के समांतर होते हैं। वह क्रिस्टल पोलराइड जिस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है उसे हम पोलराइजर कहते हैं, एवं क्रिस्टल पोलराइड जिस पर ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है उसे हम विश्लेषक या एनालाइजर कहते हैं, है ना। विश्लेषक या एनालाइजर क्या हो गया, जिसमें से दूसरी बार लाइट गुजरेगी उसको हम विश्लेषक बोल देंगे, इसमें से पहली लाइट गुजरेगी उसे हम पोलराइजर या ध्रुवक कह देंगे। दोनों तरफ से लाइट आ जाए तो क्या होगा, ये कौन है, चंदू बेटा तू तो ये बता, है ना, कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से क्या खिलाया था, है ना। दोनों तरफ से लाइट आ जाए तो यहां एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, एक ही तरफ से लाइट जाएगी, कितने गांव की बात थोड़ी ना चल रही कि इधर से भी लोग घुस जाए उधर से भी लोग घुस जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, इधर से लाइट आएगी उधर से लाइट निकलेगी।
अब उधर से भी आ गई तो उधर वाले के लिए वो ध्रुवक हो जाएगा, इधर वाले के लिए ध्रुवक हो जाएगा। फिजिक्स की क्लास में आ गया लेकिन दिमाग घर पर रख कर आया है अभी भी। देखो ये यहां पर, अच्छा ये एनिमेशन हमने समझ लिया था। तो ध्रुवक और विश्लेषक की निर्गत अक्ष एक दूसरे के समांतर है, अतः संपूर्ण ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक से गुजर जाएगा। अगर इन दोनों की अक्ष समांतर होती तो पूरा का पूरा यहां से लाइट जो है वह ध्रुवित होकर गुजर जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो इन दोनों के बीच में कुछ कोण आ गया, इन दोनों के बीच में कोण आ गया, जैसे यहां पर इसमें जो निर्गमन अक्ष है और इसकी जो निर्गमन अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो क्या होगा? अरे हां भाई, पोलराइज तो होगा ही ना। कैसी बात कर रहा है यार ये? अगर मान के चलो एक लाइट है ना, बिल्कुल ही यहां पर ये लाइट है। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, क्यों आया हूं मैं यहां पर, किससे मिल रहा हूं मैं? तो ये क्या है? ये प्लेन टुकड़ा है, एक पोलराइड है। तो लाइट इसमें से इधर से गुजरे या इधर से गुजरे, पोलराइज होगी ही होगी। वही तो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से। यहां से ये फिल्म रखी हुई है तो लाइट इधर से आएगी, तो जिसमें से पहली बार गुजरेगी वो उस लाइट के लिए ध्रुवक हो जाएगा, दूसरी बार गुजरेगी वो उसका विश्लेषक कहला जाएगा। लाइट तू इधर से डाल दे तो ये उसका ध्रुवक हो जाएगा, ये उसका विश्लेषक हो जाएगा। कहीं गिर गए थे क्या कल? हाँ, कहीं गिर गए थे बेटा, चोट लग गई? देखो, तो विश्लेषक अगर मान के चलो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, यह दोनों लंबवत हो जाते हैं, तो अगर यह दोनों लंबवत हो जाएंगे तो यहां पर यह दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर कोई प्रकाश नहीं गुजरेगा, यहां से बाहर कोई प्रकाश नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये जो अभी मैंने पिछले आधे घंटे में तुम्हें पढ़ाया है, ये फिजिक्स का, इस दुनिया का सबसे आसान टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको इसको समझने में चक्कर जा रहा है तो बायो, तो मतलब मैं बोल रहा हूं ये बायो से आसान है, इतनी बात की गारंटी, क्योंकि बायो जितनी मैंने पढ़ी है उनमें से ये आसान है। तो इतनी सी बात है, लाइट गुजरेगी, लाइट जिसमें से गुजरेगी या अध्रुवित होती है, लाइट गुजरती है, ये ध्रुवित हो जाती है, फिर पहली बार जिसमें उसको ध्रुवक बोलती है, दूसरी बार जिससे गुजरेगी उसको विश्लेषक बोलेंगे। चलिए, अब अगर मान के चलो कि सर ये एक दूसरे के लंबवत हो गए तो क्या होगा? कोई लाइट बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर यह दोनों एक दूसरे से किसी कोण पर आ गए, है ना, यहां पर यह दोनों किसी कोण पर आ गए, तो किसी कोण पर आ गए मतलब कि यहां पर जो ध्रुवक था और जो विश्लेषक था वह दोनों एक दूसरे से किसी कोण पर आ गए, तो सर कुछ तो लाइट निकलेगी। देखिए ऐसे में पूरी लाइट निकल रही है, इसने ध्रुवित कर दिया, ओके सर, ये इसके समांतर है तो सीधी की सीधी निकल गई। ये ऐसा हो गया तो कोई लाइट निकल रही है। अच्छा, ये किसी कोण पर है तो यहां से जो बाहर लाइट होगी, जो बाहर आएगी लाइट, उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, या उस लाइट की तीव्रता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास मेलस नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक लॉ दिया, है ना। मेलस, या इंग्लिश में मालूज लॉ भी बोलते हैं इसे ना। अब उसका नाम हिंदी में तो था नहीं, तो यहां पर यह मालूज लॉ भी आप बोल सकते हो, या मेलस लॉ जो को बोलना हो। हिंदी वाले तो मेलस ही लिखते हैं इसे, अंग्रेज वाले कुछ लोग इसे मालूज भी बोल देते हैं। तो ये मेलस लॉ क्या था? तो मेलस लॉ ने बोला कि विश्लेषक से अगर हमारे पास पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता निकालेंगे हम, तो वह निर्भर करेगी कि यहां ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण कितना है, और यहां से जो लाइट निकलेगी वह इन दोनों के बीच की कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब ध्यान से समझना, मान के चलो कि यहां से लाइट आई तीव्रता की, इसमें से गुजरने के बाद में इसकी तीव्रता हो गई I0/2 और इसका आयाम हो गया A0,
सॉरी इसकी तीव्रता हो गई आई नॉट, इसका आयाम हो गया ए नॉट। और अच्छा इसे आई बोल देता हूं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश। यहां पर तीव्रता आई नॉट बटा 2 हो गई, और यहां जो इसकी तीव्रता हो जाएगी उसको मैंने आई बोल दिया। तो मेलस भैया का कहने का मतलब था कि यहां पर जो तीव्रता आएगी वह समान उपाती होगी कॉस स्क्वायर थीटा के। इन दोनों के मध्य जो थीटा होगा, कोण होगा, उसके कॉस स्क्वायर थीटा के समान उपाती होगी। ठीक है, अब यहां पर जब समान उपाति का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा जो होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, क्या कि यहां पर जो तीव्रता, लाइट की तीव्रता बाहर आई है, वह यहां जो लाइट आ रही है उसके कॉस स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब लाइट पहली बार किसी ध्रुवक से गुजरती है तो यहां अगर आपतित किरण आई है तो यहां जो लाइट है वो ऑलरेडी आपतित की आधी हो जाएगी, मतलब इसकी तीव्रता आपतित की आधी हो जाएगी। मतलब अब ये क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, ये बात क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, क्या कि यहां पर यह आपतित किरण है, यहां पर यह तीव्रता जो है वह आई नॉट है, और यहां पर जो बाहर निकल रही है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो थीटा है। तो आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि आपको ये वाली तीव्रता कहना चाह रहा है या ये वाली तीव्रता। अगर उसने ये वाली तीव्रता दी तो जो फाइनल तीव्रता होगी लाइट की वो हो जाएगी आई बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर ये जो तीव्रता होगी ये इसकी ऑलरेडी आधी हो चुकी है, ये इसकी ऑलरेडी आधी हो चुकी है, और यहां जो बाहर निकली वो उसका कॉस स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा। ये होगा फाइनल कहानी। ठीक है, क्या है, यहां पर ये आई है, ये इसकी आधी हो जाएगी, देख पहली बार गुजरेगी तो आधी होगी, अब उसके बाद में और कितनी कम होगी वो उसके कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे इस पे एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। मान के चलो, है ना, यहां पर मान के चलो कि मेरे पास थीटा की वैल्यू, देखो इंटेंसिटी जो है वो आपको विद्युत क्षेत्र के रूप में भी दे सकता है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो वह भी लिख सकते हैं। मान के चलो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि सर जैसे यहां पर इसको ऐसे स्क्वायर के रूप में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गोल बनाने नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। जैसे यहां पर पहली वाली फिल्म थी वैसी की वैसी दूसरी वाली फिल्म बनी हुई है, लगी हुई है। तो यहां पर अगर प्रकाश की तीव्रता आई है तो जो यहां पर निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, यहां पर आई बटे में 2, ये आधी तो करेगा ही करेगा चाहे जो हो जाए। अच्छा, अब इन दोनों के मध्य कोण कितना है, इन दोनों के मध्य कोण 6, यहाँ पे सॉरी अभी तो कोण इन दोनों के मध्य 0 डिग्री है सर। तो अगर कोण 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि सर यहां से जो तीव्रता बाहर आएगी वो हो जाएगी आई बराबर होगा आई बटे में 2 कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 तो 1 होता है सर, तो ये आई बटे में 2 ही हो जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो कि यहां पर इनके मध्य कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो क्या होगा सर, यह फिर से एक तल होगा और ये अब इसके लंबवत रखा है। ठीक है, मतलब ये इसका अक्ष ये है, इसका अक्ष ये है, एक दूसरे के लंबवत रखे हुए। तो उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर अगर तीव्रता आई है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में हो सकता है वो इसे आई बोल दे, बस वो कंफ्यूजन है इसमें, बाकी सब कुछ मामला आसान है इसमें। तो यहां पर सर यह आधी तो होगी ही होगी, बिल्कुल सही बात है सर, आई बटे में 2 हो जाएगी। और यहां से जो लाइट निकलेगी उसके लिए क्या हो जाएगा सर, उसके लिए हो जाएगा आई बराबर आई बटे में 2 कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 तो सर 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर मान के चलो यहां पर कोण की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 60 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए, 60 डिग्री कोण हो जाए, तो 60 डिग्री कोण में क्या होगा सर, 60 डिग्री कोण में आपतित किरण अगर आई है तो पहले वाले ध्रुवक से गुजरने के बाद में लाइट जो बाहर निकलेगी वो आई बटे में 2 तो होगी ही होगी। अब यहां पर सर जो कोण है ना, यह कुछ 60 डिग्री पर है, ये जो है वो इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से जो लाइट निकलेगी सर वो लाइट हो जाएगी आई बटे में 2 कॉस स्क्वायर 60। अच्छा, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है सर 1/2,
cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है सर 1/2। तो यहां पर हो जाएगा आई बटे में 2 का 1/2 का स्क्वायर, या 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर मान के चलो आपको दिया कि यहां से 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आया, 8 वोल्ट प्रति मीटर का, तो इसमें 4 हो जाएगा, और जो बाहर निकलेगा वो 1 वोल्ट प्रति मीटर का निकलेगा। क्वेश्चन में आपको बोला कि यहां पर 100 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आ रहा है पहले वाले ध्रुवक से गुजरने के बाद में, तो दूसरे वाले में उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर अगर आप टोटल का देखोगे तो टोटल का 1/8 गुना हो रहा है, और इसका देखोगे तो 1/4 गुना हो रहा है। हाँ भैया, क्या क्लियर है मामला? आ गया समझ में? चलिए, ओके, ठीक है। इसी के अलावा और भी जो कोण है उसमें आपको और भी बातें बता सकते हैं ना। चलो, तो ये वही वाली बातें। अच्छा, जो मैंने तीव्रता के लिए बोला वही आयाम के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि तीव्रता का वर्ग हमें पता है सर आयाम होता है ना। तो आई की जगह ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, है ना, या आयाम जो होगा वो a0 cos थीटा हो जाएगा। तो जैसे जब कोण 0 डिग्री होगा तो अगर आई बराबर I0 है तो a बराबर a0 होगा, 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही वाली बातें जो मैंने बोली वो यहां पर लिखी हुई है कि यदि आई अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है तो यहां पे I0 जो हो जाएगा वो आई बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित होता है तो उसकी तीव्रता आधी हो ही जाती है, तीव्रता आधी हो ही जाती है। अब इसका और यूज क्या है सर, मतलब क्या हम इसे और भी कहीं प्रैक्टिकली यूज करते हैं? बिल्कुल, हम इसे बहुत सारी जगह, एक तो केमिस्ट्री में यूज है, लेकिन इसके अलावा फिजिक्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत सारा यूज भी होता है ना। आपने अगर, है ना, जैसे जो चश्मे होते, तो चश्मे में भी अगर आप कोई भी लेंस वेंस लगाने जाओ तो उसमें बोलते हैं यार ये पोलराइज्ड ग्लास का लेंस बना हुआ है ना, पोलराइज्ड लेंस है। पोलराइज लेंस, जैसे मेरा वाला जो चश्मा है इसमें ये पोलराइज नहीं है ना, पोलराइज होता है वैसे थोड़ा सा पीले रंग का, या फिर जैसे एक तरीके से आप जैसे सन ग्लासेस जो पहनते हो, सन ग्लासेस वगैरह जो अच्छी कंपनी का, तो उसमें भी बहुत सारी बार जो होता है रेबन वगैरह के जो असली आते हैं उसमें वो पोलराइज ग्लासेस लगे हुए रहते हैं। तो पोलराइज ग्लासेस मतलब क्या करते हैं कि वहां पर जैसे आप उनको पहन के जब धूप में निकलोगे, हाँ क्रिकेटर वगैरह लगाते हैं बिल्कुल, तो जब आप उनको पहनकर धूप में निकलोगे तो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, लेकिन वो आपके आंखों तक पहुंचने से पहले उस लेंस से गुजरेगी या उस पोलराइड फिल्म से गुजरेगी, तो उसकी तीव्रता अपने आप आधी हो जाएगी। मतलब बहुत धूप में भी आपको चीजें नॉर्मल दिखाई देगी ना। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो क्रिकेटर वगैरह जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो जो चश्मा पहनते हैं वो धूप में वो पूरे टाइम चश्मा पहन के रखते हैं, है ना। और इवन कभी कभी आपने देखा होगा कि वो रात में भी जब डे नाइट मैच चल रहा है या नाइट में भी मैच चल रहा है तो भी चश्मा पहन के रखते हैं, ठीक है, तो भी चश्मा पहन के रखते हैं। ऐसा नहीं है उनको स्टाइल मारने का शौक नहीं चल रहा है ना, वरना ये है ही भाई, भारत देश में तो ऐसे बहुत सारे लोग टीवी के सामने तो बैठ के बोल देंगे ऐसा बैठा हुआ का भैया आधी रात में भी का चश्मा लगा के मैच खेलेंगे। अरे का बताए, आजकल इन सब क्रिकेटर को तो स्टाइल मारना है, स्टाइल मारने का शौक है सबको, तो है ना, यहाँ बैठे हुए है ना, इनसे बल्ला ना पकड़ा जाए लेकिन फिर भी बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे। देखिए हाँ भैया का बताए, आजकल ये जो क्रिकेटर लोग हो गए है ना, सब मॉडल है, मॉडल, सबको केवल एड करना है, मॉडलिंग करना है ना। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सबको मॉडल बनना है, विराट कोहली, सबको मॉडल बनना है। लेकिन ये असली कारण क्या है, वो रात के समय भी जब मैच जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो लाइट लगी हुई होती है ना, अगर आप कभी स्टेडियम की बात करो तो वहां पे जो लाइटिंग लगी हुई होती है उसका उजाला इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है दिन चल रहा हो वहां पे, मतलब रात का फील नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पर
अगर मान के चलो कि लाइट, अगर उन्होंने वो जो गॉगल पहन रखा होता है तो वो पोलराइज लाइट का एक तरीके से बना हुआ होता है, वो पोलराइज मटेरियल होता है उसमें। तो क्या होता है कि वो बॉल जो है वो क्लियर दिखती है। अगर मान के चलो कैच लेने गए, उन्होंने कैच लिया है ना, और बोलते हैं अंडर द लाइट्स कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि बॉल ऐसे क्रिकेट बैट्समैन ने मारी, बॉल ऊपर गई, और तुम जहां कैच ले, तुम कहां से लोगे, क्रिकेटर अगर कैच ले रहा है तो वहां पर अगर सामने एक लाइट थी तो उस लाइट में से बॉल गुजरी तो गायब हो जाएगी एकदम से। फिर एकदम से कभी कभार होता है ना कि क्रिकेटर कैच छोड़ देते हैं। हाँ, जड्डू भैया तो बॉलिंग करते टाइम पे चश्मा पहन के रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में बॉल अगर बहुत ज्यादा लाइट होती है तो वो ये एक, उसमें दो फिल्म नहीं होती, उसमें एक ही फिल्म होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें से जब लाइट गुजरती है तो इंटेंसिटी अपने आप आधी हो जाती है, इंटेंसिटी अपने आप आधी हो जाती है, ठीक है। हाँ, रोहित ने कैच छोड़ दिया था, बहुत बढ़िया है ना, तुम्हारा तो भाई है छोटा रोहित ने कैच छोड़ दिया था। हाँ, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, अरे सर। और यही चीज आप लोगों ने अगर गाड़ी वगैरह शाम के रात के समय में अगर गाड़ियां चलती है तो उसमें भी अगर आपने महसूस किया होगा, या अगर आप साइकिल वगैरह चला रहे हो या बाइक वगैरह चला रहे हो और एकदम से सामने से गाड़ी वाला आ जाता है तो वो अगर हाई बीम पे लाइट रखता है, मतलब कि लाइट उसकी फोकस पे रहती है, तो अगर आप ऐसी गाड़ी चलो तो उसकी गाड़ी जैसे ही सामने आएगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? हाँ, वेल्डिंग वाला गॉगल, बिल्कुल सही बात। वेल्डिंग वाले में भी है ना, कुछ जो बढ़िया वेल्डिंग वाले गॉगल आते हैं उसमें भी पोलराइज मटेरियल लगा हुआ रहता है, ठीक है। नूर मुस्तफा बेटा, तू बायो की क्लास में आके बोल रहा है फिजिक्स की क्लास चल रही है, आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। जब फिजिक्स की क्लास चल रही थी तब भी तुझे उल्टे सीधे कमेंट करना रहते हैं। चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से? तो एक बार आज बैठ के सोच लो, आज बायो की क्लास नहीं है तो अभी फिजिक्स क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास का टाइम खाली रहेगा, तो उसमें तुम्हें 1.5 घंटा विचार करना है कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो। तुम हर क्लास में आके इधर के उधर के कमेंट करते रहते हो। चलो, तो ये जो गाड़ी वगैरह भी, मतलब जो बहुत अच्छी गाड़ियां है ना, जैसे रोल्स रॉयस की महंगी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी की महंगी गाड़ियां, ये इतनी महंगी कैसे होती जाती है? क्यों? क्योंकि इनका जो कांच रहता है ना, जो सामने कांच विंडशील्ड रहती है ड्राइवर के आगे, उसके ऊपर भी वो पोलराइज मटेरियल करवा देते कई बार। तो उससे क्या होता है कि सामने वाली जो लाइट रहती है वो भी, मतलब सामने से अगर गाड़ी आ रही है तो भी रोड पे क्लियरली नजर आता है ना, तो भी रोड पे क्लियरली नजर आता है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, जैसे ये समझो आप, है ना, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने ग्लास में पोलराइज मटेरियल लगा के देती है। तो आप इसमें देख सकते हो कि नॉर्मल ग्लास होगा, जब रात में ड्राइविंग करेंगे तो उसमें सब कुछ चमकता सा नजर आएगा, लेकिन ये पोलराइज ग्लास होगा तो इसमें देखो क्लियरली चीजें नजर आ रही है। इसमें जब ज्यादा लाइट होगी सामने वाली गाड़ी की तो हमको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये वाला जो चश्मा है वो पोलराइज मटेरियल वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह होते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां जो है वो पोलराइज मटेरियल के चश्मे बनाती है। चलो ठीक है, ये लोड होने में काफी टाइम लग रहा है। हाँ देखो, ये वाला जो छोटा सा एनिमेशन जो कोने में चल रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें यही हो रहा है। देखो, ये अलग अलग जगहों पे ये चश्मा जो है पोलराइज लाइट वाला चश्मा है। तो बता रहे कि देखो, क्या जब पोलराइज लाइट लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब और ज्यादा स्पष्ट रूप से चीजें हमें दिखाई देने लग जाती है। कर पा रहे हो फील? चलो ओके, हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं
अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं हम, फिर उसके अंदर अलग भी, और भी विधियां भी हम पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चन वगैरह में जैसे एक ही सवाल इस पे आज तक आया है और वो सबसे खतरनाक सवालों में से एक नीट 2017 का सवाल, ठीक है। इसमें अब हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास 3 फिल्में हैं। जैसे देखो यहां पर क्या कर रहा है, ये जो भैया है इनके पास भी यही कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है ना, कि इनके पास देखो 2 फिल्म थी, अभी एनिमेशन रुकता नहीं है ना, तो एक एक बार करके देख लो, 2 एनिमेशन साथ में है। इनने जैसे घुमा 90 डिग्री रहा तो कुछ नहीं दिखाई दिया था, ठीक है, इसको हटा दो, अभी ये वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, जैसे घुमा रहे तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है और 90 डिग्री पे कुछ नहीं दिखाई देगा। अब लेकिन इसके बीच में अगर एक और फिल्म लगा दी जाए, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर थे और एक और फिल्म लगाई जाए, तो देखो क्या हुआ था, बीच में दिखने लगा था उस पार का और फिर नहीं दिखने लगा। मतलब अगर तीसरी फिल्म बीच में लगा दी जाए तो उसमें और परिवर्तन हो जाएगा, है ना, उसमें और परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि यहां पर जैसे हम घुमाएंगे तो इसमें लाइट जो है वो शायद और आ जाए बाहर। तो अब हमें यही एक एग्जांपल के रूप से समझना है कि 3 फिल्म लगाएंगे तब क्या होगा। आसान सी बात है, 2 में जो करा वही 3 में भी करना होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 पोलराइड P1 और P2 एक दूसरे P1 और P2 को इस प्रकार रखा गया है कि इनके अक्ष आपस में लंबवत है। मतलब P1 ऐसा है और P2 ऐसा है, मतलब कि यहां पर सर यह लाइट कुछ भी बाहर नहीं जा रही थी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें बोला कि अगर P1 पर I0 तीव्रता आपतित है, देखो P1 पे I0 तीव्रता आपतित है, मतलब 110% सर यहां से जो लाइट बाहर आ रही है उसकी तीव्रता तो I0/2 हो चुकी है। कुछ ना हो लेकिन ये तो होगा ही होगा सर, यहां पे तीव्रता I0/2 हो जाएगी। अब तीसरा वाला दूसरा वाला P2 यहां पर कहीं रखा हुआ है, इसको और थोड़ा सा दूर बना देते क्योंकि हमें बीच में P3 भी बनाना होगा, ठीक है। इससे लाइट निकलने के बाद में कुछ भी बाहर नहीं आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि P1 और P2 के बीच में एक अन्य पोलराइड P3 को इस प्रकार रखा गया है कि इसकी अक्ष P1 से 45 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब कि यहां से 45 डिग्री के कोण पर एक और हमारे पास मटेरियल रखा गया है। 45 डिग्री के कोण पर एक और मटेरियल रखा गया है। तो यहां पर अगर I0/2 तीव्रता है, कितनी है, I0/2 तीव्रता है, तो यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, क्या 0 हो जाएगी, नहीं। तो उसने पूछा कि P2 से संचरित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, मतलब P2 से जो लाइट बाहर आएगी उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये पता करना है हमें। तो कैसे पता करेंगे, यहां पर यह I0/2 तीव्रता है, अब इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी सर, तो यह हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा सर, तो जगह I0/2 1/√2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा I0/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I0/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो लाइट आ रही है उसकी तीव्रता I0/4 हो चुकी है। अच्छा सर, अब ये इससे फिर से 45 डिग्री पर, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण था, तो यहां से जो लाइट बाहर आएगी उसकी तीव्रता, फाइनल तीव्रता जो लिखेंगे हम, वो कितनी लिखेंगे सर हम I0/2 जो भी आ रही है उसका cos स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगी सर I0/4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, फिर से 45 1/√2 होता है, तो यहां हो जाएगा I0/4 इंटू 1/2, यहां हम लिख सकते हैं I0/8। यह हमारा आंसर होगा। बढ़िया सवाल, जबरदस्त, जोरदार, जिंदाबाद सवाल। सवाल में क्या बोला हुआ है कि देखो पहले एक ऐसी फिल्म रखी थी, दूसरी ऐसी रखी हुई थी, तो यहां से लाइट आई तो हमें पता है ये दोनों ऐसी रखी रहेगी तो इनमें से कोई लाइट नहीं गुजरेगी। तो जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाया वो एक्चुअल में इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एनिमेशन है कि देखो ऐसी रखी तो कुछ भी लाइट नहीं निकल रही थी, लेकिन जब हमने इसको घुमाया 45 डिग्री पे तो हमें कुछ ना कुछ लाइट बीच में से आने लगी। जब बीच वाली फिल्म को जब 45 डिग्री पर घुमाएंगे तो उसमें से लाइट आएगी और उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी वो हमने कैलकुलेट करा, I0/8 हो जाएगी। तो कैसे हुआ, पहले हमारे पास पूरा कोण जो था वह 90 डिग्री था, लेकिन जब हमने आधे कोण की बात करी तो आधे कोण पर क्या होगा, आधे कोण पर सर यहां पर ये 45 डिग्री पर घूम गया है, तो 45 डिग्री पर घूम गया तो हो जाएगा I0/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, क्यों, cos 45 है, तो I0/4 बचा, यहां से I0/4 बचा, फिर यहां का और बाहर आएगा तो I0/8 हो जाएगा। सर क्वेश्चन में P2 से ही, हाँ P2 से ही तो बोल रहा हूं। अरे बेटे P3 को इस प्रकार रखा गया है कि इसकी अक्ष P1 से 45 डिग्री पर है और P1 और P2 के बीच में अन्य मटेरियल P3 को रखा है, मतलब ये P1 है, ये P2, P3 बीच में है।
अब जरूरी थोड़ी ना कि P1 P2 P3 लाइन से ही हो, यहाँ P1 P2 और बीच में P3 है, तो इसी से लाइट पूछी हमसे, वही निकाली हमने, है ना। ये इसका सबसे डिफिकल्ट सवाल था। 3 फिल्म में सबसे मैक्सिमम तीव्रता कब हो सकती है? तीनों को साथ में रख दो, खत्म बात। तीनों को एक ऐसी रख दो, उसके पीछे एक और ऐसी रख दो, तो आई नॉट बटा PLMS निकलेगी, आई नॉट बटा दो। फिर दोनों अगर ऐसी की ऐसी ही रखी हुई तो आई नॉट बटा दो, आई नॉट बटा दो, बाहर निकल जाएगी, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, हाँ। बाकी आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाकर डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर हमें पता है कि 45 डिग्री घूमने पर 45 डिग्री घूमेगा, तो देखो इसको ऐसा भी कर सकते कि सर 45 डिग्री घुमा तो cos स्क्वायर 45 मतलब 1/2 हो गया, मतलब सर आधी हो जाएगी, तो ऐसा कर सकते थे। सर यहां से आई नॉट आएगी तो उसकी आधी आई नॉट बटा 2, इसने तो करी दी, फिर 45 डिग्री तो इसका आधा, फिर 45 डिग्री तो इसका और आधा, तो आई नॉट बटा 8 हो गया, आधे का आधा। यूट्यूब पर क्लास बेटा सैटरडे के दिन होती है ना, मतलब आज हुई थी 12 बजे यूट्यूब क्लास, और ट्यूसडे के दिन होगी अब यूट्यूब पे क्लास। P2 45 डिग्री कैसे हो गया बेटा? बोला है ना, हिंदी पढ़ते आती है हमें बोला कि यहां से यहां तक टोटल कोण 90 डिग्री है। P1 और P2 इस प्रकार रखे गए कि यह अक्ष लंबवत है, तो P1 और P2 के मध्य कोण 90 डिग्री है। अब P3 45 डिग्री पर है P1 से, तो P2 से भी तो 45 डिग्री ही होगा, कि 45 90 होता है। चलिए, हाँ भाई, हाँ। अब उसके अलावा एक दो और, हाँ ठीक है, ये एक दो और सवाल कर रहे थे। सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ। हमें बोला कि आई नॉट तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री पर एक ध्रुवक रखा गया है, तो क्या होगा? एक ही ध्रुवक रखा गया है ना, ध्यान से सवाल पढ़ना और आंसर सोचकर बताना। आई नॉट तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक रखा गया है, तो ध्रुवक के गुजरने के पश्चात तीव्रता कितनी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही बात सर, तीव्रता आधी हो जाएगी। अच्छा, ये 9 मतलब सभी बच्चों ने 100% बच्चों ने इसका आंसर 9 सेकंड बताया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना सोचा सबने अलग अलग है, ठीक है। देखो बताऊं कैसे, मान के चलो यहां पर अगर क्वेश्चन में 45 की जगह 60 डिग्री दिया होता, 60 डिग्री, तो क्या आंसर आता? इनमें से 60 डिग्री होता तो क्या आंसर आता? 60 डिग्री होता तो क्या आंसर आता, है ना। कुछ लोगों ने गलत कंसेप्ट लगाकर आंसर लेकर आए इसका, उनके लिए बस ये। अगर 60 डिग्री होता तो क्या होता? बेटा वेंसडे बोल रहा हूं मैं, वेंसडे मतलब कि बुधवार और शनिवार यूट्यूब पे क्लास होती है, तब आंसर 3 हो जाता। हाँ, अब चोरी पकड़ी गई ना, जो आंसर 3 बोल रहे वो गलत बोल रहे, अभी भी आंसर 2 ही होता। क्यों? उसने बोला ध्रुवक है यार, ध्रुवक, यू नो व्हाट इज अ ध्रुवक? ध्रुवक वो होता है जिससे अध्रुवित प्रकाश पहली बार गुजरता है, तो कितने भी डिग्री पर रखूं मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पहली बार कोण का फर्क दूसरे पे पड़ेगा, तब भी ही आंसर होता। पकड़ा गई चोरी तुम्हारी, है ना। जिन्होंने सी बोला, सी नहीं, अब भी ही आंसर होगा। उसने क्या बोला? ध्रुवक से गुजरने का, ध्रुवक है, तो यहां से लाइट आई, आधी होगी सर इंटेंसिटी। ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, क्या फर्क पड़ता है? चलो, हाँ, अगला सवाल हमारा, आई तीव्रता वाला सरल रेखीय ध्रुवित एक वर्णीय प्रकाश किसी पोलरॉइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि इसकी प्रकाश के ध्रुवण की दिशा एवं पोलरॉइड के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बताइए, बताओ भाई। हाँ भाई, ए या डी? सी। अच्छा,
पहले बताओ ये आई क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है आई तीव्रता वाला सरल रेखीय ध्रुवित एक वर्णीय, सवाल पढ़ ले ध्यान से, सवाल पढ़ ले ध्यान से, ध्रुवित दिया हुआ है। अच्छा सर, ध्रुवित एक वर्णीय प्रकाश किसी पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि प्रकाश के ध्रुवण की दिशा एवं पोलराइड के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, मतलब कि लाइट जो है वो ऑलरेडी कहीं से ध्रुवित होकर आई थी, एक ही दिशा में आई तीव्रता की। अब ये जो लाइट है वो यहां से 30 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश 30 डिग्री के कोण पर एक दूसरे पोलराइड से या एक ध्रुवित हो चुकी है दूसरे पोलराइड से गुजर रही है, मतलब ये हमारा विश्लेषक हो गया। तो यहां आंसर जो होगा वो आई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, बस आई √3/2 का स्क्वायर या 3/4 हो जाएगा। खा गए चकमा, खा गए चकमा, सी आंसर आएगा। हाँ चलो ठीक है, हाँ कहानी खत्म, पैसा जम। अब हमें एक लास्ट बात पढ़नी है ना। देखो अब क्या होता है, ये मेलस का नियम था, अब हम पढ़ेंगे एक बेवस्टर का नियम, जिससे अभी हमारे पास और सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो बेवस्टर का नियम क्या होता है, अभी देखो, अभी मैंने आपको बताया ध्रुवण कैसे कर सकते हैं, ध्रुवण कैसे कर सकते हैं। तो ध्रुवण करने का एक आसान सा तरीका था कि सर सामने एक पोलराइड लगा तो ध्रुवण हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके होते जिससे प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, और भी तरीके होते हैं। तो उसमें से एक तरीका है परावर्तन, एक और तरीका होता है स्कैटरिंग, है ना, या हमारे पास, चलो वो बता दूंगा अभी आगे चलकर। हमारे पास जो मान के चलिए हमारे पास नॉर्मल लाइट है ना, हमारे पास ये आकाश में से लाइट आ रही है, तो उसमें से भी कुछ लाइट पोलराइज्ड होती है ना, वो भी एक तरीका होता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के भी और कुछ तरीके होते हैं। तो ये सब जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, मतलब ये वाले जो सारे दूसरे तरीके वो कैसे होते वो जानना होता है, उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। लेकिन ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो होता है कि ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की अन्य विधियां, उसमें एक होता है परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण क्या होता है ना, ये जो तरीका है, इससे आपका, जब मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको किरण प्रकाशिक पढ़ा था, तो उसमें क्वेश्चन करवाया था, जिसमें अगर कुछ बच्चों को याद हो तो बताया गया था कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो उसमें लंबवत है या एक दूसरे के बीच कोण कितना है वो निकालना था। और एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट हम इसका एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह क्या है कहानी वो देखते हैं। तो बेवेस्टर भैया ने एक नई सी बात बोली, क्या बोला कि जब अध्रुवित प्रकाश, एक अदृश्य प्रकाश का एक पुंज एक पारदर्शी माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू है से परावर्तित होता है, तो एक निश्चित आपतन कोण, यहां पर यह आपतित होता है। ठीक है, तो किसी एक निश्चित आपतन कोण के लिए जो परावर्तित किरण है वह ध्रुवित हो जाएगा। कौन ध्रुवित रहेगा? परावर्तित किरण। और किस निश्चित कोण के लिए? कब होगा? जब हमारे पास अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के 90 डिग्री होगी। उस समय ऐसा होगा कि यहां पर परावर्तित किरण जो होगा वह ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल के बता रहा हूं क्या होगा। अगर हमारे पास यहां पर ये आपतित किरण है, ठीक है, यह पारदर्शी माध्यम है, तो जैसे पानी की सतह, तो उसमें से कुछ लाइट अंदर भी जाती है, कुछ लाइट हमें बाहर भी दिखाई देती है। या नॉर्मल जो खिड़कियों के कांच वगैरह होते हैं उनमें भी ऐसे बहुत सारे कांच के प्रकार होते हैं, जिसमें आपको उस पार का भी दिखता है और खुद भी दिखते हो, खुद का प्रतिबिंब भी नजर आता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर कुछ प्रकाश परावर्तित हो रहा है, कुछ प्रकाश अपवर्तित हो रहा है। तो यदि परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उस कंडीशन में याद रखना कौन सा परावर्तित किरण जो होगी वह समतलीय ध्रुवित हो जाएगी। मतलब कि इसमें जो ध्रुवण होगा वह तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत। मतलब देखो क्या होता है यहां पर, ये देखिए जो बनाएगा ये क्या है, ये एरो क्या बनाया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ध्यान से समझना। इस पे डायरेक्ट डायग्राम पे सवाल आया हुआ है नीट में
कि यहां पर ये जो है वो अध्रुवित प्रकाश है, तो इसमें ये डॉट क्या बता रहा है, लाइट ऐसी ऐसी भी, ये घटक लिए गए है ना, तो लाइट ऐसी ऐसी, विद्युत क्षेत्र ऐसा ऐसा भी है, विद्युत क्षेत्र ऐसा ऐसा भी है। मतलब जिस प्रकार, जिस दिशा में लाइट गति कर रही है उसके लंबवत दोनों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र है। लाइट आई टकराई, इसमें देखो फिर से दोनों दिशाओं में लंबवत, मतलब प्रकाश ऐसा भी है, प्रकाश ऐसा भी है, तो यह अध्रुवित होगा। लेकिन यहां पर लाइट जो है, देख हो सकता था कि यह जिस दिशा में लाइट गति कर रही है उसके लंबवत और तल में ध्रुवित हो, या जिस दिशा में लाइट गति कर रही है उसके तल के लंबवत ध्रुवित हो। तो कहां ध्रुवण होता है, तल के लंबवत ध्रुवण होता है, तल के लंबवत ध्रुवण होता है। मतलब कि जिस दिशा में लाइट गति कर रही है उसके लंबवत ध्रुवण हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब ये कितना कोण होगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे आंसर बता भी रहे, tan i वाला, बिल्कुल ये वही वाला डेरिवेशन आया यहाँ पर। तो इसको मैं एक बार डेराइव कर देता हूं फिर से। मान के चलो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, यह प्रकाश किरण जो है आपतित किरण को हम आई बोल देते हैं। यहां पर यह परावर्तित किरण है, ये भी आई होगा, और यह अपवर्तित किरण हो गई, सॉरी ये दूसरे माध्यम में आ रही है, तो इसमें अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण हो जाएगी। अब ये वाला कोण तो आर होगा, और ये वाला कोण हमें 90 डिग्री बोला गया है। तो यहां पर स्नेल का नियम लगा सकता हूं। यहां पे मान के चलो वायु है, तो मैं लगा सकता हूं tan i। अच्छा, tan i कैसे लिख दिया मैंने सीधे, देखो यहां पर मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा सर 1 इंटू साइन आई बराबर होगा म्यू इंटू साइन आर के। स्नेल का नियम लगाया। अच्छा, आई प्लस 90 प्लस आर 180 होना चाहिए, आई प्लस 90 प्लस आर बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। या मैं लिख सकता हूं यहां से आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई, आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन 90 माइनस आई। साइन 90 माइनस आई क्या होगा, कॉस आई होगा, तो ये साइन आई बराबर होगा म्यू इंटू कॉस आई। ये डिवाइड में आ जाएगा तो साइन बटे में कॉस टेन आई हो जाएगा, तो टेन आई बराबर होगा म्यू के। मतलब यहां से मैं वो आई की वैल्यू निकाल सकता हूं जिस वैल्यू के लिए मेरे पास अपवर्तित किरण जो होगी वह ध्रुवित होगी, ठीक है। जैसे एक बार हम पानी के लिए निकाल कर देखते हैं ना, ये वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार निकाल कर देखूंगा, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं आपको कि यहां पर अगर हम पानी के लिए बात कर रहे हैं, पानी के लिए क्या होता है, पानी के लिए क्या होगा, पानी के लिए तो अगर मैं जल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो पानी के लिए एग्जाम्पल, पानी के लिए वह कौन सा कोण होगा या आपतित कोण कौन सा होगा जिसमें हमारे पास ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हम इसे लिखेंगे सर आई बराबर होगा tan इनवर्स म्यू के। अच्छा, एक बार कैलकुलेट करो ये कितना था, tan इनवर्स म्यू या tan इनवर्स 4/3, मुझे वैल्यू नहीं पता लेकिन हम कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लेता करा कैलकुलेट। हाँ, ये आ रहा है 0.4444 रेडियंट में आ रहा है, डिग्री में लिखते हैं 25 डिग्री आ रहा है। अरे 53 नहीं आ रहा भैया, 25 डिग्री के करीब आ रहा है, 25.3 आ रहा है। 25 बेटा वो कंफ्यूज यार मत,
कंफ्यूजिया मत। हाँ 0.44, ये सानिया ने बिल्कुल सही निकाला बेटा, 0.44 वो रेडियंट में आया है, रेडियंट में आया, तो उसका आपको डिग्री में लिखना पड़ेगा। 53 आ रहा है क्या सबका? 53 आ रहा है। tan इनवर्स निकालना है, साइन इनवर्स नहीं। है ना, गूगल पर जाकर लिखो tan इनवर्स, tan इनवर्स। इनवर्स का वो कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, वो वैल्यू याद मतलब कैलकुलेटर से निकलती है। तो tan इनवर्स 4/3, अच्छा tan इनवर्स 4/3, एक मिनट देख लेता हूं मैं फिर से, ये क्या कैलकुलेट कर दिया गूगल ने? हाँ इसने हाइपरबोलिक इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। अच्छा tan इनवर्स 4/3, वैसे वैल्यू तो 45 से ज्यादा ही आनी चाहिए। हाँ 45 से ज्यादा ही आना चाहिए। तो यहां पर हम 53 डिग्री लिख सकते हैं, 53 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तो हमें सर पता भी था। कहां से सर पता था? अगर हमारे पास ये थीटा है, ये लंब है 4, आधार है 3, तो सर यहां पे थीटा की वैल्यू 53 डिग्री होती है। ठीक है, तो tan इनवर्स 53 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना। वैसे 53.13 या 53.2 के करीब आएगा, लेकिन हमने जो त्रिभुज बनाया उससे भी आप ये वाली बात लिख सकते हो। 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल से भी वाली बात लिखी जा सकती है। चलो है ना। अच्छा इसमें एक्चुअल में आप लोग इनवर्स वगैरह का भी कैलकुलेटर से निकालने की कोशिश करना, तो है ना इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एक्चुअल में इसमें इनवर्स भी होता है। इसमें एक मतलब गणित के हिसाब से ना एक ये tan इनवर्स होता है और एक हाइपरबोलिक इनवर्स भी होता है, तो उससे कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है। 23 जो डिग्री आ रहा था वो हाइपरबोलिक इनवर्स था, तो ये डायरेक्ट tan इनवर्स भी लिख सकते हो, 4/3 53 डिग्री होता है। चलो, तो इसी प्रकार से कांच के लिए भी निकाल सकते हो। हमें ये पता चला सर कि लाइट जो है वो अगर आ रही है पानी से 53 डिग्री के कोण पर, तो वो जो लाइट होगी वो ध्रुवित होगी, वो जो होगी वो ध्रुवित होगी। चलिए, तो जैसे ये वाला एग्जांपल इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हो कि लाइट जो है वो अध्रुवित प्रकाश है, ये लाइट आके टकराई, यह अध्रुवित निकलेगी, और इधर वाली जो लाइट निकली वो ध्रुवित निकल गई है। ये लाइट जो निकलेगी वो ध्रुवित निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इस पर और भी क्वेश्चन कैसे आ चुके, जैसे अच्छा अब एक और मजेदार क्वेश्चन। अब हमने दो कोण पढ़ लिए, एक ध्रुवण कोण पढ़ लिया है, एक ध्रुवण कोण पढ़ लिया है, और एक दूसरा वाला जो कोण हमने पढ़ लिया है, एक पहला ध्रुवण कोण पढ़ लिया और दूसरा वाला एक पढ़ा था क्रांतिक कोण। अब वैसे तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमसे बातें पूछी जा सकती कि इनके बीच में जैसे एक माध्यम है, तो एक माध्यम का हमें क्रांतिक कोण दे दिया, एक माध्यम का ध्रुवण कोण दे दिया, तो उनमें क्या रिलेशन है। या जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे पास ये ध्रुवण कोण दिया हुआ है, तो क्रांतिक कोण कितना होगा ये बताओ आप भैया। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ध्रुवण कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ, तो हमें क्या दिया हुआ है tan i जो है वह ध्रुवण कोण, ऐसे सीधे लिख देते हैं, ध्रुवण कोण जो होगा वह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर एक ऐसा माध्यम है जिसका ध्रुवण कोण 60 डिग्री मतलब tan i बराबर म्यू होता है इस कंडीशन में, या tan 60 डिग्री जो होगा वह म्यू के बराबर होगा, या √3 बराबर म्यू होगा। अब हमें पता है क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण होता है सर साइन थीटा सी बराबर होता है 1/म्यू के। तो यहां से थीटा सी जो आ जाएगा वह साइन इनवर्स म्यू या 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह भी आप डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हो। इससे क्या बना रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि सर ये हमारे पास कौन सा कोण है, ये हमारे पास सर अभी ध्रुवण कोण निकला, ये हमारे पास क्रांतिक कोण है, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन tan थीटा सी बराबर होगा 1/tan i के। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू tan i के बराबर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान से पूछे जा सकते हैं नीट में। अच्छा, अब इसका जो सवाल आ चुका है, एक सवाल आया था 2018 में और एक सवाल अभी लेटेस्ट में आया था, एक बार मैं अभी देख लेता हूं, अभी करवा दूंगा आपको, पहले याद कर लेते हैं। नीट 2018 का सवाल क्या है, ये सवाल नीट 2018 का सवाल क्या है, सवाल में बोला है, पढ़ो एक बार। सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ।
ऐश क्या बोल रही हैं? समर फिजिक्स का एक भी चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ है? कोई बात नहीं बेटा, है ना, आप एक बार पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, है ना, एक बार अच्छे से जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ लो। उसके बाद में हम लोग जब रिवीजन शुरू कर देंगे तब आपका जो चैप्टर्स का रिवीजन नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा, है ना। और साथ साथ में अभी जिनके पास टाइम बचेगा, है ना, जिनको ऐसा लगता है कि सर यार जो चैप्टर चल रहा है अभी, क्योंकि आने वाले एक दो चैप्टर भी आसान रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में क्लास 11 के जो चैप्टर्स है उनमें से जो आपका बेस्ट चैप्टर था, जो लगता है कि हाँ सर ये मेरे को अच्छे से भी आ गया था, तो उसका जल्दी रिवीजन कर सकते हो, तो उसको रिवाइज करते ही चलो साथ साथ में। चलो हाँ भाई, क्या होगा? और जब सवाल बड़ा है इतना घबराओ मत, आसान सवाल है। हमें बोला है कि अपर्तनांक न्यू वाले पदार्थ के किसी समतल पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से आपतन करता है। किसी विशेष आपतन कोण आई पर यह पाया गया है कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत है। मतलब क्या बोल रहा है? बेवस्टर का नियम लिखा हुआ आसान शब्दों में। तो बोला है परावर्तित किरण ध्रुवित है और इसका विद्युत क्षेत्र आपतन तल के समांतर है, तल के लंबवत है ना। देखो ये दोनों तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर यहां पर tan i बराबर म्यू होता है ना, तो ये तो हटा ही देते, tan i बराबर म्यू होता है। अब इन दोनों में से एक सही होगा। और अभी अभी आपने बताया सर कि तल के लंबवत हमारे पास ध्रुवण होता है। हाँ भाई, चलिए इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। जब किसी पदार्थ का प्रकाश का आपतन कोण 60 डिग्री है। अच्छा सर, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, तो आपको बताना है पदार्थ में अपवर्तित प्रकाश का वेग क्या होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है सर? हमें दिया हुआ है tan i बराबर होगा सर म्यू के, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। सॉरी, म्यू की वैल्यू की √3। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो हमें पता है सर म्यू जो होता है वो c बटे में v होता है, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √3। 3 से √3 कट जाएगी, तो यहाँ पर 10 की 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है मामला, चलिए ओके 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 ओके। क्या आ गया ये? हाँ भाई, अच्छा इसका एक और सवाल आया था लेटेस्ट में, वाला सवाल भी अभी मैं आपको करवा देता हूं, हमारे मॉड्यूल में से करवा दूंगा। बाकी एक सवाल रह गया था हमारा कल भी, क्या आएगा इसका जवाब? तुम लोग भी मजेदार हो, तुम बोलते नहीं हो कि सर नहीं वो रह गया था। दो, अच्छा तो हमें बोला था कि दो तरंग व्यतिकरण हो रहा है, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा है, तो बीटा जो थी मतलब वो, चलो ध्रुवण तो खत्म हो गया, लैम्डा डी बटा डी होता है। अच्छा, अब यहां पर अगर आवृत्ति को दुगुना कर दिया गया, तो देखो चक्कर क्या है कि भले ही लैम्डा जो है वह आवृत्ति पर निर्भर, लैम्डा जो है बीटा लैम्डा पे निर्भर कर रहा है, लेकिन अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो वो माध्यम में संचरण कर रहा है, वायु में संचरण कर रहा है, तो v बराबर होता है सर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पर फ्रीक्वेंसी स्रोत पर निर्भर करती है, लेकिन अगर मैं स्रोत ही बदल दूं तो, बोला ना कि यहां पर यदि स्रोत की आवृत्ति दुगनी, तो स्रोत ही बदल दिया इसने, तो स्रोत की आवृत्ति अगर दुगनी करेंगे लेकिन प्रकाश की चाल तो अभी भी उतनी ही रहेगी, तो लैम्डा आधा हो जाएगा, लैम्डा आधा हो जाएगा मतलब बीटा आधा हो जाएगा, बीटा आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ भाई, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। एक दो और सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूं, आसान से सवाल, भरपूर जवाब, मतलब ये वाला चैप्टर। अरे हाँ, इस चैप्टर में ना एक और बात बची हुई है, एक होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस आप बोल दो 5-10 मिनट में वो पढ़ा देता हूं, लेकिन उसका एज सच कभी सवाल नीट में आज तक आया ही नहीं है ना। और अभी जो नया वाला सिलेबस आया है, उस सिलेबस में हमारे पास वो टॉपिक लिखा भी नहीं है ना, वहां पर वाला टॉपिक लिखा भी नहीं है, तो फिर भी आप लोग बोलो तो मैं उसका बेसिक बता देता हूं ना कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें थी हमारे लिए। अच्छा, उससे पहले तो एक दो सवाल के जवाब बता दो यार मुझे।
जो एक और नया सवाल आया था हाँ, नीट 2020 में। टिड़न, टिड़न, टिड़न। हाँ, किसी अंतरा पृष्ठ के लिए विवस्टर कोण का मान क्या होना चाहिए? मतलब किसी भी सतह के लिए विवस्टर कोण का मान कहां से कहां तक हो सकता है, ये पूछा है आपसे उसने। विवस्टर कोण का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान कितना हो सकता है, ये सोचो, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो विवस्टर कोण है सर tan i बराबर म्यू, लेकिन हमें पता है सर म्यू का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब 45 डिग्री से छोटा कोण नहीं हो सकता है, और म्यू का मान तो सर कितना भी हो सकता है, तो 90 डिग्री तक हो सकता है। तो 45 से 90, 45 से छोटा हमारे पास विवस्टर कोण का मान नहीं आएगा कभी भी, है ना। 45 से छोटा हमारे पास कभी भी विवस्टर कोण का मान नहीं आएगा, ध्यान रखना है। 45 से छोटा नहीं आएगा ना। तो अभी जो हम कर रहे थे वो जो 23 डिग्री निकाल रहे थे हम, वो गलत ही था। क्यों? क्योंकि सर 45 से छोटा कभी मान नहीं आ सकता, क्योंकि म्यू की वैल्यू कभी भी 45 से छोटी नहीं होगी। चलिए ओके 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 ओके। अच्छा, अब आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को वो एक और जो लास्ट टॉपिक है वो भी बता देता हूं, है ना। वैसे उसमें भी न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं, लेकिन यार वो है ना नीट में कभी आया नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम कर तो लेते ही है। क्या भरोसा कुछ थ्योरेटिकली पूछ लिया उससे हमसे कभी, क्या पता हमारी किस्मत इतनी खराब हो सर कि नीट 2016 वाला पेपर बन जाए हमारे लिए भी। तो रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। चलो ओके। हाँ, तो ये होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। हाँ, वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाला हट चुका है, वो तो 100% वो तो नहीं ही है ना, वो हमारे सिलेबस से पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। हाँ देखो, ये चीज आपने एक बच्चा बोल रहा था ना अभी 1-2 दिन पहले कि सर सड़क पर पेट्रोल गिर जाता है या जब बारिश होती है तो वहां पर ये ऐसा इंद्रधनुष सा क्यों बन जाता है, इंद्रधनुष सा क्यों बन जाता है ना। तो वो हाँ डॉपलर इफेक्ट भी हट चुका है। तो ये जो होता है बेसिकली, है ना, ये जो होता है बेसिकली यही थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है ना। ये चीज आपने देखी होगी बहुत बार कि जैसे जो सोप बबल्स वगैरह बनते हैं ना, साबुन के बुलबुले भी बनते हैं जो है, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इंद्रधनुष सा दिखाई देने लग जाता है ना। लाइट जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है ये तो सर कहीं देखा ना देखो, ये हमेशा देखो कि सर ऑयल या पेट्रोल कहीं पे गिरा हुआ होता है तो वहां पर से लाइट आती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। एक्चुअल में ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसी कुछ कहानी हो रही है ना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसी कहानी होती है, प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है सर व्हाइट लाइट अगर हमारे पास स्लिट में से गुजरती है तो वहां पर इंद्रधनुष सा बन जाता है, तो वही यहां पर बन रहा है ना। तो इसमें क्या थ्योरी होती है, क्या बेसिक से पॉइंट होते हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। यानी स्लाइड्स भी मैं आपको क्लास के बाद, मतलब आज की जो क्लास होगी उसके अंदर डाल दूंगा। देखिए इसमें क्या कहानी होती है ना, ध्यान से थोड़ा सा फिर से दिमाग पे जोर जाएगा, है ना। देखो आज तो तुम बोल सकते हो ना, आज सर आपने बायो जैसा पढ़ाया, क्या बोलते हो यार, आज तो सर हमको भी लगा कि हम बायो ही पढ़ रहे थे, आज तो महसूस भी नहीं हुआ ना। हाँ भाई, क्या आज तुम लोगों को महसूस हुआ कि आज तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर ना। हाँ, मजा फिजिक्स वाला आता रहा, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं रहे सर, आज क्वेश्चन नहीं रहे। हाँ, बायो ही लग रहा था ना, बिल्कुल सही बात। देखो लेकिन अब थोड़ा फिजिक्स लगाना पड़ेगा जोरों से। क्या होता है, ये थोड़ी सी बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना, तो सुनो, समझने की कोशिश करो, आएगा अच्छे समझ में। ये सब क्या बना हुआ, मान के चलो कि यहां से कुछ लाइट आई, ये लाइट, ये क्या है, ये बहुत पतली सी, ये क्या है, टी मोटाई, ये है पानी के ऊपर तेल की एक परत या पेट्रोल की परत। हमें पता है सब पेट्रोल और पानी मिलते नहीं है,
तो ये जो पानी है, पानी के ऊपर पेट्रोल की परत है, बहुत पतली सी परत है ना। तो ये बहुत पतली सी परत है, उसको हमने मोटा करके बताया ताकि हमें चीज समझ में आए। इसकी मोटाई हमने डी बोल दी। तो यहां पर अगर ये लाइट, ए बी लाइट आके टकराती है और लाइट आके टकरा कर चली गई, ठीक है, तो इसमें से कुछ लाइट टकरा कर चली जाएगी, कुछ लाइट इस माध्यम में आ जाएगी, कुछ लाइट माध्यम में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ए बी लाइट आई, ये टकराई और टकरा कर कुछ लाइट इस माध्यम में आ गई, कुछ लाइट इस माध्यम में चली गई। तो देखो ये है R1, ये है पहली परावर्तित किरण, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सर लाइट यहां पर गई, फिर यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइट सर दूसरे माध्यम में चले जाए या कुछ लाइट वापस से इस माध्यम में आ जाए, कुछ का परावर्तन हो जाएगा, कुछ का अपवर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा, नॉर्मल परावर्तन, कुछ लाइट टकरा के माध्यम में कुछ आगे चले गई, फिर लाइट यहां पे गई टकराई, फिर दो कंडीशन हो सकती है कि सर कुछ बाहर आ जाए, कुछ वापस अंदर चले जाए, फिर कुछ बाहर चले जाए, कुछ वापस अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ये R1 R2 R3 क्या, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो R1 R2 R3 दी हुई कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ गई, कुछ यहां से वापस आ रही थी तो कुछ बाहर आ गई, कुछ अंदर चली गई। तो ये R1 R2 R3 जो है, ये सारी लाइट जो है ना, ये लाइट अब देखो कितनी, मतलब तुम सोच पा रहे हो यार, है ना, कि भगवान ने जो चीजें रची है उसमें कितनी खतरनाक लॉजिक और कितना खतरनाक साइंस घुसा हुआ है, इतना कूट के साइंस भरा हुआ है कि सर हमारे पास जो लाइट सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही है वो अगर एक तेल की फिल्म पे पड़ जाती है तो भी वहां पर से इंद्रधनुष बन जाता है ना, खतरनाक सी चीज। और ये जो है, ये इसकी जो सारी कहानी है, ये हमारे ही एक इंडियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सारी बातें समझाई थी, सीवी रमन ने, और इसे रमन इफेक्ट के रूप में भी आगे चलकर बताया गया और उसको उनके लिए नोबेल पुरस्कार भी था उनको। तो ये जो सीवी रमन इफेक्ट वाली जो बात है वो एक्चुअल में यहां से समझाई गई थी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर अब देखो मजेदार सी बात क्या है, यहां से लाइट आई, ठीक है, अब इसका तो स्रोत एक ही है, अच्छा सर, तो ये वाली लाइट की कुछ लाइट इधर जा रही है, कुछ लाइट टकराकर, अब हमें ये सब नहीं देखा, हमें बस कुछ लाइट टकराकर यहां पर आ रही है। तो एक लाइट यहां पर है, एक लाइट ये R1 और R2 को अगर तुम ध्यान से देखो तो R1 और R2 मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी, या R1 और R2 समान कला में, मोनोक्रोमेटिक तो नहीं होगी, लेकिन समान कला में हो जाएगी, कोहेरेंट लाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका स्रोत एक ही है, इनका स्रोत एक ही है, क्योंकि यहां से लाइट आई, कुछ इधर चल गई, कुछ टकरा कर वापस आके इधर गई, तो इनका स्रोत एक ही है ना। अब आप इससे पहले हम सोच रहे थे कि सर ये समान स्रोत बनाना कितना मुश्किल है, क्या ऐसे हम दो स्रोत ले सकते हैं जिनका पेरेंट सोर्स या जिनके माए बाप एक ही हो, दो ऐसे जुड़वा बच्चे सर बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रकृति ने देखो कितनी सही चीज रची कि ये आसानी से बन गया यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो लाइट आई है, ये R1 और R2 जो लाइट आई है, ये कैसी लाइट हो चुकी है, ये जो है, ये जो लाइट है, ये लाइट R1 R2 जो है वह कैसी हो गई है, ये लाइट जो है वह समान स्रोत की या कोहेरेंट लाइट हो गई है। तो मतलब इस लाइट और इस लाइट में फिर से इंटरफेरेंस हो जाएगा और इसमें व्यतिकरण हो जाएगा। व्यतिकरण होगा तो वहां पर हमें पता है व्हाइट लाइट है, व्यतिकरण होगा तो मैक्सिमम मिनिमा हर एक का अलग अलग जगह दिखाई देगा, इस वजह से वहां पे हमें रंग दिखाई दे जाते हैं। अब इसमें इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो देख एक लाइट तो चली गई ऐसी कैसी, एक लाइट टकराकर वापस गई। तो देखो एक्चुअल में अगर मैं बोलूं इस दूरी को मैं टी बोल दूं, इस दूरी को मैं टी बोल दूं, तो ये वाली दूरी जो कि वो टी कॉस आर, देखो ये कोण आर है, ये कोण आर है, तो ये वाले यहां पर समझो, ये वाले ट्राइंगल में ये कोण आर है, तो ये वाली जो लंबाई होगी, वह टी कॉस आर हो जाएगी। देख 2 म्यू टी कॉस आर कहां से है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां, तो ध्यान सुनना। ये हो गया टी कॉस आर, कौन सी लंबाई, ये टी कॉस आर लंबाई हो गई है, ठीक है। अच्छा अब लेकिन सर ये तो वही वाली बात होगी जो पिछली क्लास में आपने बहुत सारी मेहनत करके हमें ये समझाया था कि अगर हमारे पास एक ग्लास की स्लिट आ जाती है या एक ग्लास स्लैब रख दिया जाए, कांच की पट्टिका रख दी जाए किसी एक स्लिट के सामने, तो उसका माध्यम और हवा का माध्यम अलग अलग है, तो उसके कारण एक एडिशनल पथांतर म्यू टी, कल पढ़ा था म्यू इंटू टी, उसको हटाकर अगर मैं हवा रखना चाहूं तो म्यू इंटू टी करना पड़ेगा,
तो एग्जैक्टली यही वही वाली बात है, सॉरी, कि टी कॉस आर तो ये दूरी होगी, लेकिन ये म्यू माध्यम में, लेकिन ये ऊपर हवा है, ऊपर हवा सब दूर हवा में, तो पथांतर या पथ में अंतर जो होगा वो इतनी ही हवा कितनी होगी, ये होगी म्यू टी कॉस आर, और इंटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये जाएगी टकराएगी आएगी, ये 2 टाइम्स इसने ये दूरी तय करी, ठीक है। तो यह दूरी होगी 2 म्यू टी कॉस आर। तो अब हमें जो चमकीली फ्रिंजेस दिखाई देंगी, है ना, जो चमकीली फ्रिंजेस दिखाई देंगी उनके लिए देखो ये पथांतर है 2 म्यू टी कॉस आर, तो चमकीली फ्रिंज, अब ध्यान देखना इसमें भी उल्टा होता है कि इसमें भी जो चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है वो जैसे हमने डिफ्रैक्शन में पढ़ा था उसी प्रकार से ये 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 पर हमें चमकीली दिखाई देगी, और 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा पर काली फ्रिंजेस दिखाई देगी। तो इसमें ध्यान रखना जो पथांतर बन जाता है, जो पथांतर बन जाता है वो पथांतर 2 म्यू टी कॉस आर बन जाता है, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर बन जाता है। चलो बस इतनी सी कहानी थी। अच्छा, इस पे और चाहो तो आप इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखकर आगे डिराइव कर सकते हो कि यहाँ पे जब उच्चिष्ट मान के लिए देखेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर n की वैल्यू 1 2 3 4, और निम्निष्ट मान के लिए 1 2 3 4 वही वाले फॉर्मूले वैल्यू रखते जाना। अच्छा, एक मिनट रुक जाना, ये वाला किसके लिए था और ये वाला किसके लिए था, ये वाला किसके लिए था, ये वाला जो हमारे लिए परावर्तित किरण है, R1 R2 के मध्य जब हमारे पास इंटरफेरेंस होगा तब हम बोलेंगे कि जो चमकीली फ्रिंज होगी 2n+1 लैम्डा बाय 2 पे दिखाई देगी, और जब हमारे पास ट्रांसमिटेड या पारगमित भाग होगा, ऐसा मान के चलो कि यहां से लाइट जो है वो कुछ दूसरे माध्यम में भी आ गई, कैसे आ जाएगी सर, यहां तो नहीं आ सकती लेकिन इसमें तो आ सकती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देख 2 चीजें होंगी, कुछ लाइट परावर्तित होकर इधर आ जाएगी, तो एक आदमी इधर से देख रहा है, एक आदमी पीछे से देख सकता, तो वो पारगमित कहलाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास उच्चिष्ट मान n लैम्डा पर ही होगा और निम्निष्ट मान 2n+1 लैम्डा बाय 2 पर ही होगा पारगमित में, ठीक है। आरएम 3 बैच से रिकॉर्डेड बैच से रिवीजन कर सकते हैं, हाँ अंबिका बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये छोटी सी बात सबको चमकती है, क्या ये बात है ना, बस ये याद रखना 2 म्यू टी कॉस आर जो होता है वो नया पथांतर होगा, है ना, इसके आने के चांसेस तो बहुत 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 कम है, लेकिन अगर बाय चांस आ गया तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपकी पीपीटी नहीं थी, आपकी पीपीटी तो आज ये वाली थी। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, है ना। इसके अलावा अब मैं मंडे की क्लास जो होगी, है ना, तो मंडे की क्लास से मैं आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मंडे की क्लास जो होगी उसमें कामेश सर अब आपकी आखिरी क्लास लेंगे और मैं आपकी दूसरी क्लास लूंगा, है ना, कि कामेश सर का कहना है कि सर मेरा सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है, तो मैंने बोला डोंट वरी, हम तो टाइम से करते हैं सब कुछ। तो केजे भैया बोल रहे कि सर आप एक काम करो, अपन अदला बदली कर ले, तो केजे भैया आखिरी क्लास ले लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा पाए, क्योंकि आखिरी क्लास में फायदा रहता है ना, जैसे मैं भी कभी 7:30 पौने 8 तक 8 बजे तक हम पढ़ लेते, लेकिन अगर बीच वाली क्लास होती है तो उसमें फिक्स टाइम पे छोड़ना होता है, क्योंकि उसके बाद में अगली क्लास भी होती है आपकी, ठीक है। तो मंडे से ध्यान रखना 2 बजे बायो की होगी, 4 बजे फिजिक्स की क्लास होगी आप लोगों की, है ना। तो 4 बजे वाली जो फिजिक्स की क्लास होगी उसमें हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, और उसके बाद में 5:30 से 7:30, 7:15, 8, अब वो केजे भैया की मर्जी। हाँ, मंडे से न्यू नोटबुक बना लेना आप लोग। हाँ, आपको पहले ही ज्यादा टाइम, हाँ मतलब मैं देखो अपन दिमाग से क्लियर है अपन, हाँ, कि कितने दिन में क्या क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले ही जब मेरे को जरूरत पड़ती है मैं बीच में ही, है ना, मैं आखिरी समय का इंतजार नहीं करता, मैं बीच में ही मैटर सेट कर देता हूँ ना। फिजिक्स में हमको जब जब जरूरत पड़ी हम बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं, या कहीं कहीं बीच में, ऐसा है ना कि तुम पर लोड ना पड़े, बेसिकली मेरा मेन मानना ये रहता है, तो आपको लोड ना पड़े तो आप बीच बीच में जब जब हमें जरूरत पड़ती है तो कभी कभी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बाकी अब हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था, हम दिसंबर खत्म होते होते
अपना मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर भी भगवान की कृपा रही तो आधे से आधा तो खत्म कर ही देंगे कम से कम। तो जनवरी के पहले हफ्ते में हमारा 12th खत्म हो जाएगा, फिर हम 11th के बचे हुए चैप्टर खत्म कर देंगे। तो जनवरी और फरवरी में वो भी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के लिए न्यू नोटबुक बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आठ बजे से बायोलॉजी का एक्स्ट्रा क्लास होगा। तो बेटा वो तो पार सर बताएंगे ना। चले, किसी को और कुछ डाउट? सर प्लीज कुछ दवा बता दो, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। ऐसा तुम्हें लगता है, तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं है, तुम चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद जो भी करो उसको थोड़ा लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर देखो, लिख लिख कर पढ़ो ना। और अगर ऐसा लगता है तो 2 बादाम खाने लग जाओ रोज सुबह ना, तो तुम्हारी याददाश्त स्ट्रांग हो जाएगी। सेमीकंडक्टर यूट्यूब से देख लो, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो ज्यादा सही रहेगा यहाँ से पढ़ो। तो यूट्यूब पे पैसे तो ना दिए तुमने, यहाँ दिया ना, तो यहाँ पे पढ़ लो ना। एक बार की कहानी है, जैसे शायद लास्ट ईयर वाला बच्चे को पता होगा ना, याददाश्त वाले बच्चे के लिए मैं सुना देता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि मतलब मेरी दादी जी, मतलब अभी भी है, लेकिन आज से जब मैं स्कूल में था तो कम से कम 15-1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था कि दादी जी को पाँव बहुत बार ऐसा क्या होता था कि जैसे अब थोड़ी उम्र भी हो रही थी, तो ठंड वंड के दिनों में जैसे सब सो के उठते थे तो पाँव में से मोच सी आ जाती थी, या पाँव जो है वो भारी से हो जाते थे, ठीक से चलते नहीं बनता था। तो उनको किसी ने बोल दिया कि आपको है ना कुछ, आप कहीं पर चल रहे थे सड़क पर, तो आप किसी चीज को ऐसे उलांग गए। तो उलांगना मतलब कि आप वहां पर से कुछ, जैसे बोलते ना, कुछ काली शक्तियां थी, वहां पर ऐसी कुछ काली शक्ति थी जिसको आप पार कर गए, तो उसने आपके पांव जकड़ लिए हैं। तो अब आप रोज सुबह जब उठते हैं तो रात में वो काली शक्तियां जो है वो आपको पकड़ लेती है, और रोज सुबह आपको बिस्तर से भी नहीं उठने देती है, इसलिए आपको पूरा शरीर भी भारी लगता है और आपके पैर भी भारी हो जाते हैं। तो आप सुबह, मतलब ऐसा होता था देखो कि उठने के बाद में ना आधे एक घंटे तक ठीक से चल नहीं पाते थे, पकड़ पकड़ के चलते थे चीजों को, फिर उसके बाद में थोड़ा ठीक लगने लग जाता था। तो अब हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि वो तो उम्र के साथ जो होता है, अब आप तो डॉक्टर लोग आपको पता है ना कि ब्लड फ्लो जो है वो मतलब पैर में और शरीर में थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से उनको ऐसा हो रहा है। तो अब हम, डॉक्टर ने बोला, हम मान गए, दादी मानने को तैयार नहीं। अब दादी को बोल दिया कि वो एक बाबा है, उनका ताबीज पहनना पड़ेगा, थोड़े दिन तक पहन लो काला धागा लगाकर, तो काम चल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। अब डॉक्टर ने एक दवाई भी दी थी और तेल दिया था जिससे मालिश करो तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब वो मालिश कर रही थी, 2-3 दिन हो गया। अब ऐसा तो ना, डॉक्टर कोई जादूगर थोड़ी ना, काले सूट वाला बाबा थोड़ी ना है कि सफेद कोट में आया बोले धुम बुश बुम दादी ठीक हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हमने बोला दादी को 2-3 दिन लगाओ ठीक होगा, मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं, तुम तो मुझे वो बाबा के पास ले चलो। अब पता नहीं कहां के कौन से गांव में कौन बाबा बैठते थे। तो फिर एक दिन शाम को पापा ऑफिस से आए और पापा एक काला धागा लेकर आए, और पापा ऐसा काला धागा लेकर आए, पूरी एक्टिंग काला धागा लेकर आए, और दादी बोले, हम सब पूछ रहे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं बोला। दादी को बिठाया, दादी के ऊपर से 2-3 बार हाथ फिरा, है ना, 2-3 बार ऐसा ऊपर नीचे नजर टाइप उतारी, है ना, और उनके पांव के ऊपर से धागा गोल गोल घुमाया, फिर निकाला, फिर इधर वाले पांव में गोल गोल घुमाया और ऐसा लेकर उनके गले में बांध दिया। और फिर उसके बाद में घर के अंदर गए, ऐसा मुंह पे पानी वानी मारा, भगवान के पास गए, हाथ वाथ जोड़ा, मतलब ऐसा लगे कि हाँ सब कुछ असली कार्यक्रम चल रहा है। फिर पापा ने दादी को बोला कि वो जो तुम बाबा का बोल रही थी, वो हमारे ऑफिस के आगे ही कंपनी है, कंपनी के आगे एक गांव था, तो उसमें भी वो बाबा आते थे उनको, तो उन्होंने ये एक ताबीज मतर के दिया था, और उन्होंने बोला था कि जब तक, है ना, यहां से लेकर जाओ और जब तक पहना ना दो एक शब्द भी मत बोलना। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, आखिर ताबीज पहना दिया, अब तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाओगी। लेकिन बाबा ने ये जरूर बोला कि डॉक्टर का तेल जरूर लगा लेना, अगर डॉक्टर का तेल नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस दादी ने 8 दिन तक डॉक्टर का तेल लगाया, बढ़िया तंदुरुस्त,
ना, लेकिन उनको क्या लगा, ताबीज से ठीक हो रही है ना। तो अगर आपके भी मन में अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप भी 2 बादाम भिगोकर खा लो रोज, तो आपको रोज लगेगा कि हाँ, वैसे बादाम से वाकई में थोड़ा असर होता है, लेकिन धीरे धीरे होगा ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं है ना। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं 2 बादाम गलाकर खाऊंगा तो मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा, 2 बादाम गला के खा लो। तुमको लगता नहीं 4 से होगा, 4 से कर लो, लेकिन मेन मुद्दा तुम्हें पढ़ना है ना, तुम्हें और बेहतर करना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं रात को 2 रोटी खाता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है, तो 2 रोटी खा के पढ़ ले भाई। तुमको लगता है रात को 10 रोटी खाता हूं तो 10 रोटी खा के पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई कर ले, है ना। इधर उधर की बातें, इधर उधर के कार्यक्रम करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मेन मुद्दा यह है, इस कहानी का मेन शीर्षक यह है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जितना समय बचा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से 4 महीने बचे हुए अब नीट की एग्जाम में, 4 महीने से भी 1 महीना तो रिवीजन के लिए देना पड़ेगा, तो मोटा माटी तौर पर 3 ही महीने बचे हुए हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग जितना मैक्सिमम हो सकता है वो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। जो भी चीजें बची हुई उन्हें खत्म कर लो, फिर उसका रिवीजन करेंगे ही हम। यह देख, हाँ एक बच्चा बोला बहुत अंधविश्वास है, नहीं अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास ही है ना। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधा विश्वास। तुम्हें मुझ पे विश्वास था, है ना, तो यह भी क्या, ये एक तरह का विश्वास है। बट अगर तुमने मुझ पे विश्वास किया, तुमने हम पे विश्वास किया, हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम पढ़े, बढ़िया लगा, तो बस विश्वास काम आना चाहिए कैसा भी हो, ठीक है। अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, लेकिन विश्वास विश्वास होता है और विश्वास से ही दुनिया चलती है। और विश्वास बना रहना चाहिए, तभी तो तुम्हें विश्वास है, तुम्हें भरोसा है ना, नीट निकाल पाओगे। हाँ, भले से वो अंधविश्वास हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लेकिन विश्वास विश्वास होता है। विश्वास खुद पर रखो, अपने आप पर रखो, अपनी मेहनत पर रखो, पढ़ाई पर रखो, 100% क्वालिफाई करोगे नीट। चलो भाई, तो हम अब मंडे के दिन मिलेंगे एक और नए धमाकेदार चैप्टर के साथ। तो जितना पढ़ा है रिवाइज करना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।